मैंने देखा 3000 कुश्तियां आपने जीती है। तो एक दिन में तो 21 आपके दंगल एक हुए। दिन में एक तो मैं हार को पसंद नहीं करता। कुश्ती शरीर की ताकत से जीती जाती है या इसमें दिमाग भी? दिमाग तो सेकंड के 100वें हिस्से में। कि हर एक कोई सुशील नहीं हो सकता, बजरंग पुनिया नहीं हो सकता, योगेश्वर दत्त नहीं हो सकता, और लड़कियों में साक्षी मलिक नहीं हो सकती। तो पैटर्न्स भी क्या कॉपी होते हैं कि जो ओपोनेंट है, मान लीजिए कि कल किसके साथ कुश्ती होनी है जी तो क्योंकि वीडियोग्राफी के द्वारा बिल्कुल। भाई वो उसका पैटर्न क्या रहा है, हमेशा उसने कुश्ती कैसे खेली है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मेरे से पूछा कि भाई सतपाल जी अब क्या लक्ष्य है आपका। तो मैंने कहा कि ओलंपिक मेडल। तो पीछे एक प्रेस वाला साथी बैठे थे 2-3, हाँ वहाँ पेट पर लटके है ना, मेडल तार लाओगे, ओलंपिक मेडल तो ऐसे है। क्या आपको लगता है कि वो जो दंगल मूवी दर्शाई गई, जी ठीक है, और मेरा ख्याल फोगाट सिस्टर्स के ऊपर जी। पे वो फिल्म थी, उसके बाद में हरियाणा की लड़कियों के अंदर वो कोई नौकरी के बीच में जाए या ना जाए, उसके जेब के अंदर में पैसा हो या ना हो, कि कुश्ती के अंदर में उसको किस्मत आजमानी है। क्या ये परिवर्तन उस फिल्म के बाद में है? आपको लगता है कि जब पहला देश के अंदर में ओलंपिक आया और मेडल जीता, उसने कुश्ती को देखने का नज़रिया और कुश्ती के प्रति लगाव, इन दोनों को बड़े पैमाने के ऊपर पे बदलने का काम किया? पहले क्या थे ना, हमारे देश में मैट ही नहीं थे, हमारे पास रेसलिंग शूज अच्छे नहीं होते थे, पीटी शूज पहन के खेलते थे। एक रेसलर तैयार होने में कितनी बड़ी टीम का सहयोग रहता है? कम से कम अप्रोक्सीमेटली लगभग सभी पहलवानों के ये कान क्या ये हड्डी टूटी हुई होती है, इस कान का क्या राज है? लगभग ये सभी पहलवानों के कान का क्या है ना, जब ये कान की जो नसें होती हैं, जिस तरीके से कभी कभी आपके मन में आता है कि जैसे क्रिकेट का एक चार्म है, ऐसा ही कुछ रेसलिंग के अंदर भी होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको राज्यसभा की टिकट का भी ऑफर था, आपने ठुकरा दिया। वहाँ क्या करता मैं? आपको लगता है कभी कभी खेल के अंदर में जब पॉलिटिक्स हावी होती है तो उससे खेल का स्तर जो है वो नीचे गिरता है और वो क्रेडिबिलिटी खेल के अंदर से वो आउट होने लगती है, उससे नुकसान होता है। वो जो पहले वाला जो जज्बा था, जो एक रिस्पेक्ट गुरु के प्रति थी अखाड़े की, तो वो रिस्पेक्ट कहीं नीचे जा रही है। शायद ये जो मोबाइल ट्रेंड चला है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के, बिकॉज रील्स के कारण, क्या ये ट्रेंड में थोड़ी सी कमी आप महसूस करते हो? नहीं, इसमें कमी आई है, लेकिन आपको किस समय पर ऐसा लगा कि ये वाली सरकार ने इस खेल को बहुत आगे तक लेकर के आई है? एक आप कुश्ती लड़ते हैं, एक दूसरी कुश्ती है जो दारा सिंह लड़ते थे, दोनों में क्या टेक्निकल डिफरेंस क्या? एक्चुअल में वो तो एक मनोरंजन है। जो आज के जो युवा हैं उनके बीच के अंदर में जो मिट्टी वाला जो जुनून है जो आपके समय के अंदर में था, वो बराबर इक्विवेलेंट के ऊपर बैठता है या थोड़ा सा आपको लगता है कि स्केल डाउन है? नहीं, मिट्टी में क्या है ना, मिट्टी में पैसा बहुत है। अच्छा, कोई अगर पहलवान हार जाता है तो उसको उससे क्या सीख लेनी चाहिए? उससे उसको सीख लेनी चाहिए मैं क्यों हारा। अखाड़े की मिट्टी में मिला हर पसीना एक दिन तिरंगे की जीत में बदलता है। पहलवानी के अखाड़े में जब पहलवान का पसीना मिट्टी से मिलता है तो वो मिट्टी भी सिर्फ मिट्टी नहीं रहती, वो ताकत बन जाती है, परंपरा बन जाती है और जीत की खुशबू देने लगती है। कहते हैं ना, जहां पसीना गिरता है इतिहास वहीं से जन्म लेता है। और भारत की मिट्टी में एक खास बात है, और उसी मिट्टी की खुशबू से निकले हैं वो पहलवान जिन्होंने दुनिया को अपनी ताकत से लोहा मनवाया है। अगर कुश्ती की बात करें तो हरियाणा की धरती का योगदान सबसे अलग और सबसे दमदार नजर आता है। यही वो भूमि है जहां कभी मल्ल युद्ध के नाम से जानी जाने वाली परंपरा आज कुश्ती, पहलवानी और दंगल के रूप में पूरे देश की पहचान बन चुकी है। एशियन गेम से लेकर ओलंपिक तक भारतीय पहलवानों ने दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों से मुकाबला किया है और कई बार उन्हें मात देकर तिरंगे को ऊंचा लहराया है। सुशील कुमार, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों ने यह बात साबित की है कि भारत की मिट्टी में पैदा हुआ हर पहलवान
दुनिया के किसी भी मंच पर जीत हासिल कर सकता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं, यह भारत की मिट्टी की ताकत है जो हर दांव के साथ दुनिया को झुकने पर मजबूर कर देती है। शौक से शुरू हुआ यह खेल आज भारत की पहचान और गर्व बन चुका है और आज इसी पर बातचीत होगी। पहलवान, पहलवानी के हर दांव पेच और बात होगी क्या भारत की पहलवानी अब भी यहां पर बढ़ती दिखाई दी है। भारतीय कुश्ती बेहद सीमित और गुटों में बटी हुई क्या संस्था बनकर के रह गई है, जहां जाति, भाषा और या राज्य की राजनीति जैसे कई पहलू आपस में जुड़े दिखाई देते हैं। और सभी पहलवान बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे सुशील, योगेश्वर दत्त या बजरंग पूनिया, रवि दहिया नहीं बन पाते, जो अपनी खेल प्रतिभा से करोड़ों में अपनी अलग पहचान बना लें। कई पहलवान तो खेल कोटा के तहत मिलने वाली सरकारी नौकरी भी हासिल नहीं कर पाते। अपने प्राथमिक कुशलता यानी शरीर की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करके किसी तरह गुजारा करना अक्सर उनके लिए विस्फोटक स्थिति भी पैदा कर देता है। महाबली, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत भीम, भारत श्री, हिंद केसरी, रुस्तमे जमान, रुस्तमे भारत, भारत केसरी, रुस्तमे हिंद, भारत कुमार और द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित महाबली सतपाल, जिन्हें कई टाइटल से तो जाना ही जाता है, साथ ही जो खुद पहलवान ही नहीं बल्कि पहलवान बनाने के माहिर हैं। आपका स्वागत है जी। नमस्कार सभी को। असली जो जौहरी है निश्चित तौर के ऊपर पे उसे पता है कि ये जो पत्थर है ये हीरा है या फिर कंकर या मात्र एक शीशा। तो जो असली हीरा है उसकी जो पहचान है वो सिर्फ एक जौहरी जिस तरीके से जानता है, इसी तरीके से जो असली पहचान पहलवान की है वो आपकी सतपाल जी नज़र जो है वो पहचान लेती है। क्योंकि जिस तरीके से मेडल्स आए हैं ओलंपिक के अंदर में, एशियन गेम्स के अंदर में, और जिस तरीके से बखूबी आपने अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जो खड़े किए हैं, तो मेरा पहला सवाल वहीं से शुरू होता है कि आपकी वो नज़र सबसे पहले क्या देख लेती है कि इस बंदे के अंदर में कुछ है और इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर के जाना। नहीं सुरेश जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत ज़रूरी है वो वहाँ परखना। आज कम से कम भारत में तो कई लाखों पहलवानी करते हैं बच्चे, लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर एक टारगेट अगर आपका है, मेरा जो टारगेट था, मैं जब शुरू तो यहीं से करता हूँ कि जब मैं आया गुरु हनुमान जी के पास में सहयोग था। स्कूल में मुझे 5-6 बच्चों ने पीटा, मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था। अच्छा। मैं घर गया, मैंने अपनी माँ को बताया। हाँ। तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी को बताया। मेरे पिताजी भी गुरु हनुमान जी के शिष्य थे। अच्छा। और वो गांव में ही एक तालाब पे अखाड़े में कसरत करने जाते थे। अच्छा। तो वो अगले दिन से मेरे को अखाड़े ले जाने लगे और उन्होंने वो जो आपने कही ना कि एक टैलेंट को देखने की, तो उन्होंने जब मेरे को बच्चों से लड़ा के देखा तो उनको लगा कि भाई इसमें तो बहुत टैलेंट है। तो फिर वो गुरु हनुमान जी के बारे में बताने लगे और कहने लगे कि गुरु जी का अखाड़ा दिल्ली में है और मैं वहाँ 6 महीने रह के आया था। अच्छा। तो वो परखी नज़र जो थी, और बाई चांस फिर क्या था कि एक दंगल था गुरु जी के गुरु के नाम से। अच्छा। दिल्ली में वजीरपुर में। अच्छा। तो तब मैं 6ठी क्लास में था। अच्छा। तो मैं सहयोग से वहाँ 2 कुश्ती गुरु जी के अखाड़े के बच्चों से जीत गया। अच्छा। तो गुरुजी ने मेरे पिताजी से कहा कि भाई हुक्म इसको मेरे पास भेज दो। तो वो जो आपने कहा कि वो गुरुजी की भी पता नहीं नज़र थी मेरे पे, भाई ये बन सकता है, आगे इस लेवल का बन सकता है। अभी क्योंकि मैं तो उस समय हम तो यही सोच रहे थे गांव के तगड़े हो जाएं, ओलंपिक, एशियाड, नेशनल, इनको तो जानते ही नहीं थे। अच्छा। तो बस यही चीज़ जो आपने पूछी वही मैं जब बच्चों को, जब मेरे पास बच्चे कुश्ती सीखने आते हैं और ये जो नाम आपने लिए जितने भी, ये जब पहली बार मैंने इनको लड़ा के देखा तो मुझे उनके अंदर वो सब चीज़ें लगी जो एक चैंपियन के अंदर होती हैं। तो बस वही वहीं से। और दूसरी चीज़ क्या थी कि मेरा लक्ष्य बहुत छोटा नहीं रहा। एक, मैं हार को पसंद नहीं करता।
मैं जब खुद भी खेलता था, मैं करीबन 2,500-3,000 कुश्ती इंडिया में तो 2,500-3,000 कुश्ती जीता हूँ। मैंने देखा 3,000 कुश्तियां आपने जीती है। तो एक दिन में तो 21 आपके दंगल एक हुए। दिन में तो मैं हार को पसंद नहीं करता। आज भी मैं जो बच्चों को जो ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे जो कोच हैं, मेरी जो टीम है, तो वो एक मैं उसको पूरे अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ कि हम एक टारगेट लक्ष्य लेकर चलें और उनका लक्ष्य फिक्स कर देते हैं कि भाई आपने नेशनल स्कूल में जीतना है, आपने स्टेट में जीतना है, अच्छा। आपने कैडेट में जीतना है, आपने वर्ल्ड कैडेट में जीतना है। और फिर वो टारगेट हमारा जो मेरा जो था, जो मैं जब कुश्ती मैंने छोड़ी तो वो मेरा टारगेट था ओलंपिक मेडल, क्योंकि मैं 2 ओलंपिक खेला हूँ। ठीक है। तो मैं वो किसी भी कारण से वो मेडल नहीं ले सका था, हाँ। जबकि मैं उसका दावेदार था। अच्छा। तो फिर सिर्फ एक खाने की वजह से, रोटी सब्जी नहीं मिलती थी। मैं शाकाहारी था। अच्छा। शाकाहारी हूँ, घी दूध बादाम फ्रूट रोटी सब्जी। और उस समय जब हम जहाज में बैठते ही वो चीज़ें मिलती नहीं थी, ठीक है। तो वो इतनी वीकनेस आ जाती थी। और 6 दिन कंपटीशन होता था। अच्छा। आजकल तो 1 या 2 दिन कंपटीशन होता है, वो 6-7 दिन कंपटीशन खेलना पड़ता था। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय जो ओलंपिक हुआ तो उसमें नॉनवेज ज्यादा परोसा जा रहा था? हाँ, नहीं वो देखो ओलंपिक में तो सब कुछ मिलता है, ठीक है। लेकिन वो वही चीज़ें सब अगर जब आप उस मैच में जाओगे तो वहीं पे आप वो नॉन वेज हो रहा है, वहीं वेज है, वही चम्मच आप उसमें देते, वो खाई नहीं जाता था वो कोई भी चीज़ें। ठीक है। तो एक उससे वीकनेस हो जाती थी। ठीक है। मिलती तो वहाँ सब कुछ है। हाँ, ठीक और है। अब तो फिर हमने उसका इंतजाम किया। हाँ। जब ये अच्छा। हमने जो बीजिंग ओलंपिक में जब योगेश्वर सुशील ये गए, हाँ। तो हमने 1 साल पहले वहाँ जाकर देखा कि अगस्त महीने में क्या मिलता है, ठीक है। वहाँ हमें क्या अवेलेबल होगा, हाँ। किस चीज़ क्या क्या सब्जियां हैं, क्या फ्रूट्स हैं। अच्छा, ये जितने भी बच्चे आपने ट्रेंड किए, चाहे वो सुशील है, योगेश्वर दत्त है, जी। रवि दहिया हैं और बजरंग पूनिया, ये सभी शाकाहारी, ये सब शाकाहारी। मतलब शाकाहारी होने के बाद इन्होंने जी, अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल। हाँ, नहीं, सब मंच के शाकाहारी। ऊपर पे बिल्कुल। पछाड़ा उन्होंने। बिल्कुल। तो ये एक भ्रम है कि भाई नॉनवेज खाओ और शरीर को तगड़ा कर लो, प्रोटीन की मात्रा वहीं से नहीं, पूरी तो होगी। मैं आपके सामने मैं बैठा हूँ ना। हाँ, आप मैं भी इंडिया बिल्कुल। के मैं 15 साल देश की कुश्ती के बिल्कुल, आपने मेरे कई नाम मेडल्स थे। जीते। बिल्कुल। बिल्कुल 3 एशियाड में गोल्ड सिल्वर हैं, 3 हाँ। कॉमनवेल्थ में हैं। मेडल्स हैं। हाँ, बिल्कुल। और 16 बार नेशनल चैंपियन रहे, भारत हाँ। केसरी, दोस्तों में सब चीज़ें थी। हाँ। और शाकाहारी थे। हाँ, मैं 10 किलो 8 किलो 10 किलो दूध रोजाना पीता था। अच्छा। तो उसको हजम करने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। ठीक है। 1 पाव घी रोज का था, अच्छा। 1 पाव बादाम की गिरी रोज की ठंडाई थी। हाँ। कम से कम 30-35-40 मौसमी का जूस नहीं पीते थे, तो उसको चूसते थे। अच्छा। तो ये सब चीज़ें थी। और ये खूब ताकत भी थी और स्टेमिना भी था। जब एक दिन में आप 21 कुश्ती जीत सकते हो, तो वो तो stamina- हाँ, तो इसलिए वो चीज़ें। और संजोग की बात है कि जो ये 6 मेडल ओलंपिक के लड़कों में, हाँ। तो ये 6 के 6 76 साल के हैं, मेरे शिष्य हैं। हाँ। और ये मेरे कोचों की मेहनत है। हम्म। मेरी जो टीम है, हाँ, ठीक है। वो देखो अकेला आप कुछ नहीं कर सकते। टीम वर्क है बहुत। जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, उनके घर से दूध आता है, मक्खन आता है, सब चीज़ें हैं, उसको बादाम की ठंडाई बना के देते हैं। तो वो एक चीज़ नहीं है कि खाली आपने कोचिंग दे दी मेडल आ गए। वो ठीक से सो रहा है, ठीक से उसको रेस्ट मिल रहा है। अब आपने उसको प्रैक्टिस करवा दी, मान लो सवेरे 3 घंटे, और वो 3 घंटे यूनिवर्सिटी में मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, तो वो शाम को क्या करेगा? बुखार चढ़ेगा या उसको बीमार होगा। अच्छा। वो शाम, तो ये सारी एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। हाँ। जहाँ तक फिर यही इन बच्चों में मुझे यही सब चीज़ें देखी। ये जिनके भी मेडल है ना 6 के 6, ये, तो ये कुश्ती शरीर की ताकत से जीती जाती है या इसमें दिमाग भी नहीं, use दिमाग होता है कि दिमाग के दाव पेंच उस समय पर वहाँ पे जो ओपोनेंट है? सुरेश जी क्या है ना, उसकी दिमाग तो सेकंड के 100वें हिस्से में। मान लो मेरी कुश्ती हो रही है दूसरे पहलवान से, मुझे क्या पता कि वो क्या दाव लगाएगा, और उसको क्या पता कि मैं क्या दाव लगाऊंगा। और लेकिन वो अपने दिमाग से मैंने उसके दाव को काटना है, अपना दाव लगाना है। वो सिर्फ सेकंड के 100वें हिस्से में। ठीक है। अगर वो वहाँ आपका डिसीजन गलत हो जाता है तो आप हार जाते हो। पैटर्न्स भी क्या कॉपी होते हैं कि जो ओपोनेंट है, मान लीजिए कि कल किसके साथ कुश्ती होनी है, जी, तो क्योंकि वीडियोग्राफी के द्वारा बिल्कुल। भाई वो उसका पैटर्न क्या रहा है, हमेशा उसने कुश्ती कैसे खेली है, बिल्कुल। कई लोग एक ही पैटर्न को यूज़ करते हैं तो वो जल्दी में पकड़ में आ जाता है।
या बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत मतलब इतनी गहराई की बात कही है। हाँ। ये फैक्ट है, हम्म, ये सच्चाई। हमारे टाइम ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है, ये सुविधा नहीं थी। जब हम बाहर खेलने जाते थे तो नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज ये सुविधाएं का हम फायदा उठा रहे हैं। हम्म, हर एक पहलवान की, हमारे पहलवानों की, उनके पास सब रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल। वो जो भी कंपटीशन लड़ते हैं, एशियाड का, कॉमनवेल्थ का, ट्रेनिंग का, सब जैसे इंटरव्यू होता है तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें सबके पास होती हैं। ठीक है। तो मैंने वही कलेक्ट करी। अच्छा। मैंने अपने कोचों को लगाया उसमें। हम्म, मेरे जो कोच थे वो वाकई में, उनकी बहुत बड़ा त्याग है उनका भी। ठीक है। सब ने बहुत मेहनत करी है। हम्म, तो वो सारी चीज़ें हमने शुरू की कि भाई सबसे पहले क्या था ना कि 4-5 देश बहुत अच्छे थे। रसिया था, ईरान था, जापान था, मंगोलिया था, अमेरिका थे। तो इन पहलवान जो 6-8-10 कंट्री अच्छी थी ना, तो उनकी हमने सब सीरीज निकाली वेट कैटेगरी वाइज। अच्छा। अब भाई वो पहलवान कैसे लड़ता है, क्या कहाँ से कमज़ोर है, उसकी वीकनेस क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ों पे ध्यान दिया। हम्म, सब सारी चीज़ें फेडरेशन के साथ मिलके, ठीक है। दिल्ली सरकार, भारत सरकार के साथ मिलके, ठीक है। तो सारी चीज़ें मिलती गई। हम्म, और बस मैं जब ओलंपिक में गए ना, तो हमारे टाइम पे क्या सोचते थे, और ओलंपिक पार्टिसिपेट करना है। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं, एक अंदर ऐसी चीज़ बैठी थी कि जब मैंने बाहर, जब मैं मास्को ओलंपिक में मेरे ये चोट लगी, अच्छा। तो मैं 100% संतुष्ट था कि मैं ओलंपिक में मेडल दिलवा सकता हूँ। और वो चीज़ मैंने आज करके दिखाई। बल्कि ना, जब मैं दिल्ली सरकार में आया और छत्रसाल स्टेडियम में अखाड़ा बनाया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मेरे से पूछा कि भाई सतपाल जी, अब क्या लक्ष्य है आपका। तो मैंने कहा कि ओलंपिक मेडल। तो पीछे एक प्रेस वाला साथी बैठे थे 2-3, हाँ वहाँ पेड़ पर लटके है ना, मेडल तार लाओगे, ओलंपिक मेडल तो ऐसे है। तो वो बात मुझे उसकी बुरी नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल में घर कर गई। हाँ। उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया कि नहीं, इन्होंने कहा कि और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने जो ये चीज़ें आपने पूछी, कहाँ से, कौन, ईरान का इस वेट का लड़का कैसा है, जापान का कैसा है, अमेरिका का कैसे है, रशियन टीम बहुत अच्छी होती थी पूरी कुश्ती पे, उस समय उनका ही कब्जा था। आज इंडिया से डरते हैं वो। आज वो सुशील, योगेश्वर, रवि, बजरंग, ये अमन, इनके बाद में अब वो इंडिया से बचना चाहते हैं जब ड्रॉज पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं ये मानता हूँ कि दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ नोट करी कि हमारे बच्चों में ना बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इतना मतलब 10-10 घंटे, 8-8 घंटे मेहनत, थकते नहीं। ठीक है। मतलब मैं 10 घंटे, मैं 3-3 घंटे फुटबॉल खिला देता था संडे को, अच्छा। जबकि रेस्ट का दिन होता था। हाँ। तो वो चीज़ें जो है ना, उससे रिजल्ट आया। और उनके अंदर भी मैंने वो जज्बा भरा। पहले क्या था, हमारे बच्चों का टारगेट होता था नौकरी, कि मैं नेशनल चैंपियन हो जाऊं, नेशनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाऊं, तो मैं कहीं पुलिस में, फोर्स में, कहीं रेलवे में, तो मुझे नौकरी मिल जाए। मैंने उसको चेंज किया सबसे मिलके। ये नहीं कि मैंने ये आज मैं यहाँ सरे लूँ कि मैंने ये सब कुछ किया, नहीं। ठीक है। मैंने सबके साथ, पूरे जो सीनियर पहलवान थे, कहीं से भी, जो आर्मी में था, कोई पुलिस में था, जो कोई भी इंटरनेशनल पहलवान था, वो अखाड़े में आता मेरे मिलने, मैं उसको मैट पे चढ़ाता। अच्छा। कि पहलवान जी बताओ, आप ढाक कैसे मारते थे, कलाजंग कैसे मारते थे, धोबी कैसे मारते थे, बचना कैसे, नीचे से कैसे बचते थे। ठीक है। तो वो टीम से वो खुश होते हैं और हमारे बच्चों को उसका बेनिफिट। देखो, मैं हर चीज़ का मास्टर नहीं हूँ, ठीक बात है। और कोई भी ये ओलंपिक मेडलिस्ट है, ये भी मास्टर नहीं है, ठीक बात है। कोई, हर एक पहलवान की एक अपनी दाव की खासियत होती है। अब मैं लोगों को पता था कि भाई सतपाल पट निकालेगा, सतपाल कलाजंग मारेगा, और मैं फिर भी मारता था, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी थी, उसकी रिहर्सल, उसका अभ्यास इतना था कि हजार बार, 500 बार उसको अभ्यास करते थे। अभ्यास किया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो हमारे जो बच्चों में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है, मैं बता रहा हूँ। और कई लड़के थे मेरे पास, क्योंकि अभी ये देखा, पहले का समय और था, ठीक है, पहले भी पहलवान थे, और वो पहलवान, अगर मैं 30-40 साल, 50 साल पीछे चले जाएं जी, तो उस समय की पहलवानी और आज की पहलवानी के अंदर में जमीन आसमान का फर्क जी, है। बिल्कुल। और उस समय पर कुछ चुनिंदा लोग ही पहलवानी की तरफ जाया करते थे, जिसका शरीर जो है वो दिखने में भी अच्छा होता था। और 6-6 फीट के वो होते थे। तो हो सकता था कि राजा को खुश करने के लिए, या नौकरी में है तो नौकरी को निकालने के लिए तो वो उस कुश्ती का एक हिस्सा बन जाते थे।
लेकिन अब प्रोफेशनल हो गई है कुश्ती। आपको लगता है कि जब पहला देश के अंदर में ओलंपिक आया और मेडल जीता, उसने कुश्ती को देखने का नज़रिया और कुश्ती के प्रति लगाव, इन दोनों को बड़े पैमाने के ऊपर पे बदलने का काम किया है? बिल्कुल, क्योंकि जब पहला मेडल आया केशव जाधव का, तो हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, बिल्कुल। मैं तो उसके बाद ही पैदा हुआ हूँ। लेकिन उस समय भी उससे बहुत बदलाव आया होगा। पहले क्या थे ना, हमारे देश में मैट ही नहीं थे, ठीक है। जूट के मैट होते थे। अच्छा। हम लोग भी, मैं भी, हमने ट्रेनिंग करी, हमने 1972 तक भी, तो हमारे 72 में मैट आया है, ठीक है। इंटरनेशनल का। वो भी हमारे गुरुजी धरने पे बैठे, सब पहलवान धरने पे बैठे, तो पहला मैट मिला था। अच्छा। तो उससे पहले जूट के मैट होते थे। हाँ। हमारे पास रेसलिंग शूज अच्छे नहीं होते थे, पीटी शूज पहन के खेलते थे। कॉस्ट्यूम नहीं होती थी, वो कॉस्ट्यूम इतनी ढीली होती थी कि उसमें आप उलझे ही रहते थे। ठीक है। तो ये आज जो सुविधाएं जो भारत सरकार ने और खासकर इस सरकार ने आने के बाद में जो अब फैसिलिटीज़ दी हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ करी है मोदी जी ने, खेल मंत्री जी ने, वो ये करी है कि इतने कंपटीशन मिलते हैं बच्चों को हर साल। हमारे टाइम पे 2 साल में एशियन गेम, 4 साल में एशियन गेम, 4 साल बाद ओलंपिक गेम, हाँ। तो वो बस वही मिलते थे। ठीक है। अभी हर साल में 10-10, 20-20 कंपटीशन उसको पहलवान को मिलते हैं। हाँ। तो वो उनसे जितना, जो ईरान है, जापान है, मंगोलिया, कोरिया, जो अच्छी कंट्रीज हैं, वो उनसे जब बार बार उनका कंपटीशन होता है, तो वो हम सारी चीज़ें, उनकी कमियां पता चल जाती हैं। बिल्कुल। और एक डर निकल जाता है। और नहीं तो वो 4 साल में आप एक पहलवान से खेलोगे, अरे रसिया से होगी, तो वो उसके दिमाग में रहती थी रसियन है, वो आधा वैसे हो जाता था। तो ये चीज़ें मनोवैज्ञानिक बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि जो कस्टम है, रेसलिंग शूज हैं जो टॉप क्वालिटी के हैं, वो आज हमारे पास हैं। अच्छे मैट हमारे पास हैं। ठीक है। सब चीज़ें हैं। तो अभी तो बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि अब हमें ज़्यादा मेडल जीतने चाहिए। अब तो हमारे 6 मेडल लड़कियों में हैं, 6 ग्रीको रोमन में हैं, 12, 6 लड़कियों में 18। ठीक है। 18 मेडल हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 10 या 12, क्योंकि जो हमारी लड़कियाँ भी हैं आउटस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उनको नज़र नहीं लगे बच्चों को, हमारे भी आशीर्वाद है। मैं जब भी उनको मिलता हूँ तो मैं उनको यही बताता हूँ कि बेटे, नौकरी नहीं, ओलंपिक मेडल, वर्ल्ड का भी नहीं, ओलंपिक मेडल। तो उनके अंदर वो चीज़ें, देखो पहलवान चाहे वो किसी भी अखाड़े से है, चाहे वो कोल्हापुर से है, चाहे वो हिसार से है, चाहे सोनीपत से है, चाहे छतरसाल से है, वो कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन एक परिवार है। जब मेडल आता है तो वो किसी एक का नाम नहीं होता। बिल्कुल, देश का कि भाई वो, हाँ वो इस गांव का है, कि भैया दिल्ली का है, वो देश की बात है, कुश्ती की बात है। भारत ने जीता। तो आज मैं यही मानता हूँ कि मैंने भी जो ये किया है, मैं जब एक बार हमारे कुछ साथी, जब मैं छोटा था तो पिक्चर देखने चले गए, तो गुरुजी ने बहुत पीटा मुझे। तो पीट के मुझे ले गए वो साइकिल पे बैठा के, अपने कमरे के बाहर बैठा लिया, और बैठा के एक बात कही थी उन्होंने, अब बेटा ऐसे बन कि लोग तेरे को देखने आए। और मैं सुरेश जी बताऊं कि उसके बाद मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी, मैंने यही लक्ष्य किया कि लोग मुझे ही देखने आए। और उस समय आप देखो 75 में, 76 में, 77 में, 78 में 1-1 लाख आदमी, 1-1 लाख आदमी होता था। मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि तब तो मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था। आपको 1976 के अंदर में रुस्तमे ज़मान का टाइटल मिल गया, फिर महान भारत केसरी का आपको टाइटल मिला, 75 के अंदर, 74 के अंदर आप रुस्तमे हिंद हो गए, 73 में आप भारत कुमार हो गए। हाँ, तो 16 साल का था। तो ये टाइटल्स आपने, नहीं, उम्र देखो ना आप, उम्र कितनी थी, 17 साल का, 18 साल का, 16-17 साल की आपकी उम्र, और लेकिन उसमें ये टाइटल्स आपने ले लिए। लेकिन सुरेश जी, सबसे बड़ी बात क्या थी ना, मैं सुबह 3 बजे उठता था। अच्छा। मेरे साथी 5 बजे उठते थे। मैं 1 घंटा पहले मेहनत करके फिर उनके साथ मेहनत करता था, सिर्फ उस गुरुजी की बात पे। वो जो गुरुजी ने जो बात कही थी कि ऐसा बन कि लोग तेरे को देखने आए, बस। फिर मैं जो प्रोग्रेस उनमें 6 महीने में होती, मेरे में 1 महीने में होती। तो यही चीज़ें मैंने फिर इन बच्चों पे अपनाई। मेरे साथ कोच थे, रामफल जी थे, यशवीर जी थे, और ये प्रदीप शर्मा जी थे। तो इन्होंने जो शुरुआत करी, इन लड़कों ने, कोचों ने, उन्होंने पूरा समय दिया। एक रेसलर तैयार होने में
कितनी बड़ी टीम का सहयोग रहता है? कम से कम 10 आदमी। 10 आदमी डेडिकेटेडली उसके जी। ऊपर पे काम करते हैं? बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, मेरे छोटी बहन थी, हाँ। वो सवेरे 4 बजे उठती थी अच्छा। और वो ताज़ी चारा काट के भैंस का दूध निकालते थे, तो वो थोड़ा चारा काट के मेरे पिताजी दूध निकालते, मेरी माँ दूध बिलोती कि भाई मक्खन जाएगा, तो वो 5 बजे सारी चीज़ें तैयार हो जाती थी। अच्छा। तो 4-5 आदमी तो वहाँ हो गए। ठीक है। फिर वो दिल्ली में जब अखाड़े में आ गए तो अखाड़े में उसको बादाम की ठंडाई चाहिएगी, उसको और मालिश चाहिएगी, उसको खाना चाहिएगा अच्छा। तो ये सब चीज़ें, मतलब ये सोच लो कि एक हाथी बांधना है घर में। एक अगर वो पहलवानी करवानी है, फिर कोई गारंटी नहीं, ये श्योरिटी नहीं कि वो रिजल्ट आ जाए। जैसे मान लो एक वजन में मैं हूँ, मैं 16 साल नेशनल चैंपियन रहा, तो जो मेरे सेकंड थे, थर्ड थे, अब वो तो 16 साल रह गए ना, नहीं फर्स्ट आए। बिल्कुल। तो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं, हालांकि, लेकिन मैं बीच में मौका देता था। ओके। जो मेरे साथ के मेरे सेकंड थर्ड होते थे, तो जो लोकल कंपटीशन होता था, एशियन चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है, तो मैं उसमें भेज देता था उनको। अच्छा। ताकि वो इंटरनेशनल हो जाएंगे, तो उनको भी एक वो महसूस नहीं होगा कि भाई हमें, और वो, लेकिन अब जीत और हार तो एक ही आदमी की होगी। हाँ, एक ही की हुई, बिल्कुल। ठीक है। और खेलने वाले और दंगल लड़ने वाले हजारों लोग। बिल्कुल। ऐसे के अंदर में अगर हम आज का सिनेरियो देखते हैं, तो आज के सिनेरियो के अंदर में एक बड़ी पेचीदगी, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कहा कि हर एक कोई सुशील नहीं हो सकता, बजरंग पुनिया नहीं हो सकता, योगेश्वर दत्त नहीं हो सकता, और लड़कियों में साक्षी मलिक नहीं हो सकती। तो अब जिनको वो मौका नहीं मिला या वो उस स्थान के ऊपर पे नहीं पहुंचे, उनको बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं कि जो कोटे की जो नौकरी होती है, वो कोटे की नौकरी भी नहीं मिल पाती। जी। ठीक है। तो उसके बाद उनके पास में फिर एक ऑप्शन बचता है, या तो वो किसी सेलिब्रिटी के चारों तरफ एक बॉडीगार्ड का काम करें कि ये अच्छी खासी बॉडी दिखती है, पहलवानी की हुई है, और तो वो जो रास्ता है, वो क्या आपको कभी कभी लगता है कि यार ये रास्ता थोड़ा सा गलत दिशा की तरफ ले जाता है इन युवाओं को? नहीं, वो नहीं होना चाहिए। मैं जो भी हमारे बच्चे हैं जो पहलवानी करते हैं, वो ठीक है, तुम्हारा जो फ़र्ज़ था, तुमने पूरी मेहनत करी, आपके माँ बाप ने, आपके भाई बहनों ने हाँ। अपने मुंह में से निकाल के तुम्हें खिलाया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार नहीं, वो लग काम करता, तो हमें गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर भी हम अगर कहीं जॉब नहीं मिलती, तो फिर भी हम, क्योंकि उसका वो सलेशन नहीं है, वो एक चीज़, वो नहीं है कि भाई अगर हम नहीं बने तो हम कोई गलत काम करें या किसी गलत चीज़ में पड़े, क्योंकि पहलवान तो एक साधु का रूप है। पहलवान तो त्याग करना होता है, पहलवान का तो वो रहा है। और आज मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादातर जो हमारे पहलवान हैं वो सब संपन्न हैं, वो अच्छे हैं, अच्छी पोस्टों पे हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, रेलवे में पर अच्छी सीटों पे हैं, आर्मी में मेजर तक हैं। तो ये सब चीज़ें आज अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी आपने जो कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि नहीं, आप बिल्कुल आप गांव में खाड़ा खोलें, आप गांव में जूनियर पहलवानों को तैयार करें। आपके पास मैट नहीं है, आज तो हरियाणा में ऐसा, कोई महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, तकरीबन स्टेट में, मैं सबके नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, हर गांव में 3-3 अखाड़े हैं। एक अभी लड़की थी, वो अभी बाहर से अभी मेडल लेके आई एशियन चैंपियनशिप में, उसकी माँ उसको मेरे पास लेके आई। अच्छा। अब सतपाल जी, ये आपकी बहुत तगड़ी फैन है और इसको बताओ, तो मैंने उसको समझाया। तो उसकी माँ ने बताया कि मेरे पास 2 ही लड़की हैं। अच्छा। और मैं दोनों की पहलवानी करवाती हूँ। अच्छा। मैंने रोहतक में कमरा ले रखा है। हाँ। और इसके पिताजी गांव से सवेरे दूध और मक्खन लेके आते हैं। अच्छा। तो कितना बड़ा त्याग है, तो रिजल्ट वैसे नहीं आती। मैं कहता हूँ, और इसमें खुशी होती है। मैं कई बार जब उन बच्चों को भी, जो मेरे दिमाग में टेक्निक होती है कि नहीं इसने ये, मैं इसकी कुश्ती देखता हूँ, या तो मैं उसको, अगर मेरे जो गलत लगता है, तो जब वो मुझे बच्चा मिलता है या उसका कोच मिलता है, मैं उसको वो चीज़ समझाता हूँ कि भाई इसका इस दाव को आप इसको चेंज करो, इसका ये पैर पीछे होना चाहिए, ये यहाँ से बचना चाहिए, ये कमी थी। अच्छा। तो वो चीज़ें क्या ना, ये शेयर करने, आप, मैंने बताया ना, मैं कोई मास्टर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन 60 साल हो गए कुश्ती में।
60 साल पहले आए थे तो कितनी हजारों कुश्ती लड़े, देखे ही। हजारों बच्चे नौकरी दिवाई उनको सबको। मैं 75 से नौकरी लगवा रहा हूँ बच्चों को। अच्छा 75 से जब मैं भारत केसरी बना था हाँ तो मेरी चिट्ठी से ही लग जाते थे। ठीक है BSF, CISF, ITB, दिल्ली पुलिस, हाँ। रेलवे। और एक मैं फिर ये चीज़ें कह रहा हूँ, अभी वो जैसे अभी 3 लड़के हैं जो मैं ये मानता हूँ, एक 65 kg में अच्छा और 2 लड़के हैं 57 kg में। ठीक है वो तो समझो कि हमारे अभी बम हैं अच्छा इंडिया के। वो क्या अभी नाम अमन सहरावत है और एक कलकल है लड़का, सुजीत कलकल, अच्छा 65 kg में। ठीक है हाँ, और एक लड़का और 57 में हमारे स्टेडियम का ही है, जूनियर का भी, अभी से एशियन चैंपियनशिप में भी ब्राउन्ज आया उसका। अच्छा तो ये लड़के हैं और भी वजनों में अभी अच्छा करे हैं। अभी हमारे 16 मेडल आए हैं, अच्छा ये 17 में से 16 मेडल आए 16 हैं। मेडल आए 17 में से। बहुत बड़ी बात है। हम्म, तो मेरा कहने का मतलब है कि अब वो हमारा जो कोच हैं सबको मिल के, जो अच्छे लड़के हैं, कि उसको चोट नहीं लगे, उसको बार बार वजन नहीं घटाना पड़े। हम्म, अगर आप बार बार 6 किलो 8 किलो वजन घटाओगे तो आपके शरीर में बीमारियां लग जाएंगी, आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। अच्छा तो वो एक एक चीज़ देखनी, मैंने यही इनका देखा। हम्म, मेरे जो कोच थे वो, मैं उनको 24 घंटे भेजता था, वो कैंप में साथ रहते थे बच्चों के, उनका खाना पीना ट्रेनिंग सब चीज़ें। अगर किसी दिन नहीं उसका मन कर रहा है तो उसको ज़बरदस्ती ट्रेनिंग नहीं करवानी, दूसरा गेम खिला दो, पसीना निकाल दो उसको, वो मतलब वो रिकवरी वहाँ पूरी कर दो। अच्छा मैं ये देखता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली लगभग सभी पहलवानों के ये कान क्या ये हड्डी टूटी हुई होती है, इस कान का क्या राज है लगभग ये सभी कान पहलवानों के? का क्या है ना, जब ये कान की जो नसें होती हैं, हाँ हाँ ये जब हम ऐसे हाथ मारते हैं बार बार, घुटना लग गया, कौन ही लग गई, हाँ तो ये नसें हैं ये टूट जाती हैं। अच्छा तो इसका जो खून है तो वो बाहर तो निकलता नहीं, हम्म, तो वो अंदर फूलता रहता है, अच्छा और जब तक वो सूख नहीं जाता हाँ हाँ तो उसमें बहुत पेन होती है। यानी कि अच्छा। थोड़ा सा टच होने से ही चीख निकलती है। अच्छा तो फिर जब वो जम जाता है, जैसे अब ये पत्थर हो गया है, ठीक है अब इसमें कोई दर्द नहीं है, ठीक है। ये 3-3 4-4 बार टूटे हैं। तो ये खुद से तोड़े जाते नहीं, हैं नहीं, जिस ये तरीके नहीं, से नहीं, तोड़े- बॉक्सिंग के अंदर में नाक की हड्डी को निकालने की प्रथा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये लड़के प्रैक्टिस में ही टूटते हैं। अच्छा ये प्रैक्टिस में ही टूटते जी हैं। हाँ। तो उस समय पेन बहुत होता होगा? बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा। उस पर फिर हम कत्था वगैरह है, वो चीज़ें जो पुराने पहलवान जो बताते थे ओके कि ये बांध लो, रुई तेल लगाते थे, वो सब जो करते थे। अब आजकल तो इंजेक्शन से निकलवा भी देते हैं। अच्छा हाँ, तो सब अलग, अब तो लगा के खेलने का वो आ गया, उससे बच भी जाते हैं। उससे बच भी जाता है। हाँ, तो कभी आपको ऐसा लगा जब आप मैदान में उतरे, हालांकि काफ़ी कुश्तियाँ आपने लड़ी हैं जी, और 3000 कुश्तियाँ आपने जीती हैं, तो कोई ऐसी गेम जिसके अंदर में एंट्री करते ही या एंट्री करने पर आपको डर का एहसास हुआ हो कि यार पता नहीं ये वाली कुश्ती जो है निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, जी। यहाँ पे झिझक है और क्यों है? हाँ, नहीं बिल्कुल वो ही नहीं होनी चाहिए। मैं सब पहलवानों को, हर एक खिलाड़ी को, चाहे वो किसी भी गेम का खिलाड़ी है, जब आप खेलने जाते हो ना तो एक आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। वो कहावत है ना, जो डर गया मर गया। तो मैंने एक बार, ये मास्को ओलंपिक में मेरी साथ बनी थी। मास्को ओलंपिक में मेरे चांसेस थे मेडल के, ठीक है। बहुत चांसेस थे। और अब अनलक्की ये जो कुश्ती लगी वो एक हफ्सी था, अच्छा हाँ, पोलैंड का। अच्छा और वो मैंने घुमा के गिराया तो उसके दांत लग गए यहाँ, ये दांत, ये 16 स्टेचिंग आई थी, इसमें 16 टाके थे। अच्छा ये पूरी लटक गई थी। हाँ लेकिन मैंने पहली बार उस ओलंपिक में महसूस किया था हाँ कि यार नहीं, अगर मेडल नहीं आया तो मैंने मेडल जीतना है। तो मैं तो जितने भी खासकर पहलवान हैं उनसे, या और भी खिलाड़ी हैं, यही कहूँगा, जब आप मैदान में उतर जाते हो तो बस जीतने का टारगेट रखो। मैं जब भी खेलता था मैं बस यही था, मारना है इसको, और पहले प्लानिंग बना लेता था कि जाते ही ये अटैक करना है, वही करता था, कामयाबी मिलती थी। तो यही चीज़ें करनी है, चाहे कोई भी है। अगर आप एक बार डर गए या एक बार आप पीछे हट गए, या तो वो फिर आप पे हावी हो जाएगा। और आपने बस यही चीज़ें करनी है कि जो क्यों आपने मेहनत करी है, तो आपके वेट का है वो, तो डरना नहीं है। और वो चीज़ें जब अगर आ जाती है तो फिर आप जीत नहीं सकते। अगर डर आपके मन में बैठ गया तो आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि वो डर आपको कुछ करने नहीं देगा वहाँ।
जिस तरीके से कभी कभी आपके मन में आता है कि जैसे क्रिकेट का एक चार्म है जी हिंदुस्तान के अंदर में ख़ास तौर के जी। ऊपर पे, जब भी क्रिकेट का मैच होता है उसकी जो पॉपुलैरिटी है और उसके अंदर में जब दर्शक टीवी के सामने बंद करके बैठता है, ऐसा ही कुछ रेसलिंग के अंदर भी होना चाहिए। कभी आपके मन में आया कि रेसलिंग के अंदर में ऐसा क्या किया जा सकता है कि जो पॉपुलैरिटी आईपीएल क्रिकेट की है, इंटरनेशनल क्रिकेट की है, तो वैसी पॉपुलैरिटी जो है वो रेसलिंग में है? होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए उसके उसके अंदर जो लिए ग्लैमर है? उसके लिए एक आकर्षण पैदा करना पड़ेगा। हम्म, मैं आपको बताऊं कि आप मेरी पुरानी फ़ोटो देखो 75 की और 80 की, वो या 82 एशियन गेम की, उसमें तो 400 रुपये की टिकट थी और एक आदमी को बैंक से टिकट मिलती थी, 2 टिकट मिलती थी, अलाउड थी। अच्छा, और आप वो देखो स्टेडियम की फ़ोटो, आप कुश्ती की फ़ोटो देखो, जगह नहीं पैर रखने की। ठीक है। और मेरी जैसे बॉम्बे में, कोल्हापुर में, बेंगलोर में कुश्ती होती थी, तो 1-1 लाख आदमी होता था टिकट से। ठीक है। तो तब क्या था, तो तब भी तो ये था, हम्म, और तब क्रिकेट को कोई नहीं पूछता था। बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट को तो 83 में वर्ल्ड कप आने के बाद उसके बाद ही मिला है। हम्म, लेकिन मैं बधाई देता हूँ क्रिकेट फेडरेशन को, क्रिकेट के खिलाड़ियों को, हम्म, कि उन्होंने इसको सिस्टम बनाया। हम्म, उन्होंने इस चीज़ को, एक वर्ल्ड कप को भुनाया लोग बच्चों में, समाज में, लोगों में। और जो आईपीएल शुरू हुई उसने तो मतलब तहलका ही मचा दिया। बिल्कुल मेरा मन कर रहा है कि हमारी कुश्ती में भी ऐसे ही हो, और यही सिस्टम बनाए, कोई ऐसा महानुभाव आए, या भारत सरकार या फेडरेशन या राज्य सरकार जो भी है, वो ऐसी लीग होनी चाहिए कि जगह नहीं, आप कहीं भी, चाहे 1 लाख की कैपेसिटी है, 40,000 की है, तो अच्छा लगता है देख के। क्योंकि क्रिकेट का तो चलो एक बोर्ड है, ठीक है जी, क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन अब कुश्ती को लेकर के अलग अलग धारणाएं निकलती हैं कि भाई एक फेडरेशन बना दिया, फेडरेशन एक अकेले आदमी की सत्ता हो गई। क्या आपको लगता है कि उसका भी एक सिस्टम, एक पैरामीटर, एक पिरामिड तैयार होना चाहिए कि कुश्ती के अंदर में और लोगों की एंट्री हो और बच्चों को इसके बीच के अंदर में एंट्री मिले? लोकल लेवल पे, ग्रामीण लेवल के ऊपर पे तो अपन चार्म देखते हैं, जब भी गांव के अंदर में कभी कोई छोटी मोटी भी कुश्ती होती है तो पूरा गांव इकट्ठा होता है उसके अंदर में, उसका अपना एक अलग चार्म है। लेकिन जब वो गांव से निकल करके शहर की तरफ आती है कुश्ती, तो वो चार्म वहाँ पे थोड़ा सा फीकापन ले लेता है। नहीं, अभी जैसे फेडरेशन ने लीग करवाई है, तो उस लीग को काफ़ी, अब की बार जो लीग हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है, उसका इम्प्रेशन अच्छा गया है, कंपटीशन अच्छा मिला है। ठीक है। हमारे बच्चे अच्छा खेले हैं, जापान से जो भी फॉरेन के पहलवान थे। अच्छा। तो लेकिन मज़ा तो जब भी है कि जो क्रिकेट वाली लीग हो, तो इसको और सबको मिल के, क्योंकि मैंने क्या बताया, उसको हमें इतना प्रचार करना चाहिए, इतना सब चीज़ें करनी चाहिए, हाँ, कि सब चीज़ों को भूल के, देखो सबकी जिम्मेवारी है। मैं फेडरेशन में या मैं किसी भी चीज़ में मैं इन्वॉल्व क्यों नहीं होता? मेरा सिर्फ ये है कि मेरा कुश्ती का ज्ञान है, मैं एज ए गुरु, एज ए पहलवान, मैं पहलवान तैयार कर रहा हूँ। मैं जो काम मैं यहाँ कर सकता हूँ वो मैं फेडरेशन में नहीं कर सकता। ठीक बात है। मैं फेडरेशन में डिस्कस करता हूँ, सारी बातें हैं, सबसे जो कोई मुझे लगता है सुझाव दे देता हूँ। आपको राज्यसभा की टिकट का भी ऑफर था, आपने ठुकरा दिया? हाँ बिल्कुल। क्या? मैंने राज्यसभा की, इसमें नहीं, 83 में थी। अच्छा। 1983 में था, 82 में जब गोल्ड मेडल जीता मैंने, एक ही गोल्ड मेडल था इंडिया का एशियन गेम में। ठीक है। तो लेकिन मैंने बताया ना, मेरा टारगेट था, वहाँ क्या करता मैं, वहाँ जाके मैं एक फ्लैट मिल जाता, 5 साल बाद में पेंशन मिल जाती। आज मैंने जो देश को दिया, मैंने जो त्याग किया, आप वो त्याग थे वे, अगर मैंने उन चीज़ों की तरफ इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, आज 6 ओलंपिक मेडल हैं, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ठीक बात है। और एक ये नहीं है, मैंने बाकी खेलों का भी स्टैंडर्ड बढ़ाया। मैं दिल्ली में जब एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन स्पोर्ट्स था और दिल्ली सरकार में, तो मैंने इतने कोचिंग सेंटर खोले क्रिकेट के, ये वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ये विराट कोहली, तो ये सारे, अमित मिश्रा, तो ये हमारे सेंटरों के बच्चे हैं। ठीक है। तो ये मैंने सबसे कबड्डी का, हॉकी का, तो हर एक गेम का सेंटर खोला। तो एक मेरे अंदर भी एक जुनून था, अब भाई मैं क्यों नहीं यार, हम जब हम इतने अच्छे हैं, हम बाहर से क्यों नहीं जीत के आ सकते? बिल्कुल।
और वो चीज़ें मैंने करी, आज मैं वही चीज़ आज भी कर रहा हूँ। आपको लगता है कभी कभी खेल के अंदर में जब पॉलिटिक्स हावी होती है तो उससे खेल का स्तर जो है वो नीचे गिरता है और वो क्रेडिबिलिटी खेल के अंदर से वो आउट होने लगती नहीं, है? वो नहीं होनी चाहिए, उससे नुकसान होता है। मिल के काम करना चाहिए, सब पहलवान है, सरकार है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फेडरेशन है, सबको मिल के काम करना चाहिए। और मिल के करने से क्या है ना, आपको कमियां को पता चल जाता है, आपको क्या कमियां हैं और हम इसमें सुधार क्या कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं। अभी मैंने बताया ना आपको, जैसे मेरे वेट का पहलवान था, एक राजेंद्र नाम था उसका, दिल्ली एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल था। ओके। तो वो मेरे पास मिलने आया छत्रसाल स्टेडियम में, तो मैंने उसको मैट पे चढ़ाया, सब बच्चों को इकट्ठे करके बिठाया। अब राजेंद्र पहलवान जी 2-3 चीज़ें बताओ आप, क्या आपकी वो थी। तो उसके बाद में वो तो सब बच्चे तो चले गए, राजेंद्र ने आके मेरे से 20 बार ये बात फ़ोन पे भी कही, वहीं भी कही, बोला पहलवान जी मेडल आएंगे ओलंपिक में, कोई नहीं रोक सकता। तो क्या है ना, पहलवान एक बहुत बड़ा परिवार है। आज हमारे देश में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी खाड़े से है, और मैं तो खुलेआम कहता हूँ उन बच्चों को, कोचों को, उनके गुरुओं को कि भाई मेरे से जो मदद हो सके, ट्रेनिंग की, खाने की, और कोई भी जो मैं कर सकता हूँ, तो कभी भी आ सकते हो, कोई भी चीज़ें हैं। मैं बल्कि उनको बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं, कई बार ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम में बुला लेते हैं, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं। अच्छा। क्योंकि परिवार है एक, वहाँ जाना है अपने, जो वहाँ संभव है। मैंने बताया ना, लोग मजाक उड़ाते थे, ओलंपिक मेडल तो पेड़ पर लटका है ना, उतार के लाना है, तो मेरे को और मैं खूंखार हो गया। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए आपने ठीक कहा कि इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, सबको मिल के काम करना चाहिए। आज भारत सरकार इतना पैसा दे रही है, इतना पैसा दे रही है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बच्चों को मिले, डायरेक्ट खिलाड़ियों को मिले, उनको सारी अच्छी ट्रेनिंग मिले। मान लो आप बाहर जाते हो ट्रेनिंग करने, तो ऐसे देश में जाओ, ऐसे क्लब में ट्रेनिंग करने जाओ जहाँ अच्छे पहलवान हैं। अगर वो डी-सी कैटेगरी के वहाँ पे हैं, तो वहाँ से तो अच्छा अपने इंडिया में ही है। मैं मानता हूँ ना, मेरे ये बच्चे हमारे, जैसे पीछे 6-7 महीने पहले कंपटीशन था, तो 15 दिन पहले चले गए, तो वो उनको वहाँ पार्टनर ही नहीं मिले। अच्छा। तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें भी देखनी है हमें कि कई बार आप वहाँ जाओ, अगर जाना है तो रसिया में अच्छा क्लब है, अमेरिका में अच्छा क्लब है, कनाडा में अच्छे क्लब है। कनाडा की टीम अच्छी होगी है। अच्छा। जापान की टीम तो बहुत अच्छी है, पहले जापान नहीं बुलाता था, अब जापान बोला। और मैं तो ये बता रहा हूँ, हमारे पहलवानों की देश में, भारत में खान है। और आज तो हर स्टेट इतना पैसा दे रही है। आप ओलंपिक मेडल लाओ, दिल्ली में 7 करोड़ रुपए है। 7 करोड़ रुपया वाइट मनी आपको मिल रही है, तो ये कितनी बड़ी। और फिर और देश कितना देता है, पूरा देश। और आप जब तक ये देश रहेगा, तो आपको आने वाली जनरेशन बच्चे पढ़ेंगे बिल्कुल ठीक कि भाई देखो, इसने देश को ओलंपिक में मेडल दिए थे। बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे टैलेंट की, मैंने बताया ना, टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे बच्चों में। और टैलेंट की कमी नहीं है, फैसिलिटीज आप बता रहे हैं कि अब फैसिलिटीज भी अब तो खूब है, खूब मुहैया हो रही हैं। सब जगह मैट है। हाँ, अब सब जगह पे, सब जगह जिम है। बिल्कुल। सबको प्रोटीन, ये जो और जो दूसरी चीज़ें हैं, तो वो भी अवेलेबल है। मैं भी पहले, हमने कभी प्रोटीन खाई नहीं। ओलंपिक में अभी कितने मेडल्स आपको लगता है कि जो 2 साल के बाद ओलंपिक? देखो, मैं तो ये दुआ करूंगा कि सारे जितने बच्चे क्वालिफाई करें, सब मेडल लेके आए। हाँ। ईरान की टीम, जापान की टीम से भारतीयों को डर लगता है? नहीं, अब वो डरते हैं हमारे से। अब वो डरते हैं, ये पक्का। क्योंकि एक पहले मिथ था कि ईरान की जो टीम है, हाँ नहीं, पहले था, वो पहलवान वहाँ के भारतीयों के ऊपर पे हावी हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ एशियाड में हराया ईरान को। हाँ। तो एक वो वहाँ परंपरा बनी। अभी भी इस कंपटीशन में, एशियन चैंपियनशिप में, हमारे 3-4 बच्चों ने ईरान के पहलवानों को हराया है। अमन ने भी हराया है। तो और लड़कियों को दंगल से डर लगता है। हालांकि मैं देख रहा था कुछ फोटोज, मैं आपकी गो थ्रू कर रहा था, मुझे लगता है शायद जब दंगल मूवी बन रही थी आमिर खान के साथ जी, तो उन्होंने राय ली थी आपसे? जी, पूरी राय ली। क्या डिस्कशन था आपका आमिर खान का और आपका? नहीं, उस दंगल मूवी के अंदर में आपका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा? उसमें यही था कि एक तो उनको जगह दी थी, त्यागराज नगर स्टेडियम दिया था। अच्छा। और क्योंकि कुश्ती के लिए थे ना वो, तो इस वजह से, और जो चीज़ें उसने अपने हिसाब से पूछी, टेक्निक है, कोचिंग है, और चीज़ें हैं, तो वो सारी सुझाव दे दिए थे। बाकी तो क्योंकि फिल्म तो फिल्म ही होती है जी, तो मैं जो सुझाव दे सकता था
तो लेकिन उन्होंने क्या इसका आपको भी लगता है कि वो जो दंगल मूवी दर्शाई गई, जी ठीक है, और मेरा ख्याल फोगाट सिस्टर्स के ऊपर जी। पे वो फिल्म थी, उसके बाद में हरियाणा की लड़कियों के अंदर में, चूंकि मैंने देखा कि ये जो बेल्ट है आपकी रोहतक, झज्जर, हाँ, मैन, सोनीपत, सोनीपत, बिल्कुल ठीक है ये वाली जो पूरी बेल्ट है, ये इसके अंदर में लड़कियों की और लड़कों की जो सोच है, वो कोई नौकरी के बीच में जाए या ना जाए, उसके जेब के अंदर में पैसा हो या ना हो, कि कुश्ती के अंदर में उसको किस्मत आजमानी है। क्या ये परिवर्तन उस फिल्म के बाद में है, या जब आपने वहाँ के बच्चों को, या जिस तरीके से हमारे मेडल्स निकल करके आए और ओलंपिक मेडल्स निकल जी। करके आए, उसके बाद ये परिवर्तन? नहीं, देखो, जो सबसे पहले परिवर्तन आया, जो गीता ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, वो पहली लड़की बनी। ठीक है, फिर उसके बाद परिवर्तन आया कि गीता ओलंपिक में क्वालिफाई क्वालिफाई कर गई, ठीक है, उससे रुझान बना। फिर सुशील के मेडल आए, जो बीजिंग ओलंपिक का जो मेडल आया, मेडल आया, उससे बहुत चेंज हुआ। ठीक है, और फिर जो वो चारों बहनें जो हैं, गीता, बबीता, हाँ, फोगाट फैमिली, तो उन्होंने पूरा एक ये दिखा दिया कि भाई मेरे देखो 4 लड़की हैं और मैंने चारों को पहलवानी करी, और उन बच्चों ने परफॉर्मेंस भी अच्छी करी, वो मैसेज गया। और तब जब सुशील का दूसरा जो मेडल आया, उसके बाद जो ये सारी चीजें बनी हैं, वो तो एक अद्भुत थी। वो तो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, फिर तो हर घर से पहलवानी के लिए आने लगे। तो लड़कियों को कोई दिक्कत आती है? एक्चुअल में मैंने लड़कियों का अखाड़ा मेरे यहाँ पे नहीं है कोई भी, ठीक है। तो हमारा एक अभी अखाड़ा बना है नजफगढ़ में, अच्छा, तो अभी उसमें इंटरनेशनल लड़कियां हैं। अच्छा, हाँ, दिल्ली सरकार का। तो मैं, हमारे यहाँ लड़के थे सिर्फ, ठीक है, तो छत्रसाल स्टेडियम में बॉयज़ का था, तो लेकिन अब तो हर जगह है, और अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अच्छी मेहनत कर रही है, खेलती बहुत अच्छा है। ओके, जो आपने कहा ना कि डरना, वो डरती नहीं। अच्छा, अभी मेडल जब भी आएंगे, आप डर गए तो सब, जो मेरा लिगामेंट टूटा हुआ था जब मैंने 82 में गोल्ड मेडल जीता, अच्छा, और मैं 500 कुश्ती जीता, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया इसके। हाथ में लगा, हाँ, तो वो अगर मैं पहले ही मर गया, मेरा तो घुटना दुख रहा है ये, और कुछ जो हमारे शुभचिंतक थे वो कह रहे थे भाई इसने तो घुटना पकड़ना है। अच्छा, हाँ, ये तो वो मैसेज जब आ जाते थे हमारे हाँ, तक, ठीक है, और अंदर से और खूंखार हो जाते। तो यही सब चीजें थी। 3 दिन पहले वो उसमें ट्विस्ट हो गया था। अच्छा, हाँ, तो बल्कि कईयों ने कहा कि जी रहने दो, मत लड़ो, बेइज्जती हो जाएगी, नहीं लड़ेंगे जब कौन सा झंडे गड़ेंगे। तो उस गोल्ड मेडल से भी कुश्ती जो थी वो 82 में, क्योंकि कलर टीवी तब आया था, ठीक है, शुरू हुआ था, अपने देश में था, हाँ, इंडिया में थे, ठीक है, तो नेचुरल वो उससे बहुत फर्क पड़ा था कुश्ती का। अच्छा, जो गांव-गांव में खाड़े खुल गए, फैसिलिटीज होगी, और खुशी होती है आज जब बच्चे इतना अच्छा खेलते हैं ना। और तो मैं तो जितने भी मेरे कोच हैं, मैं उन सबको अपना आशीर्वाद, बधाई देता हूँ, और यही कहता हूँ कि गुरु का बहुत बड़ा रोल है बच्चे को बनाने में। तो आपने बच्चों को बस बच्चों के अच्छे के लिए करना है। जब आप पहली बार अखाड़े की मिट्टी पे गए, जब आपको 4-5 लड़कों ने पीटने के बाद जी। आप पहली बार गए होंगे, आपके पिताजी लेकर के बिल्कुल, गए बिल्कुल। पहली बार, हाँ, तो जब आपने पहली बार मिट्टी को हाथ लगाया होगा अखाड़े की, क्योंकि जी। हम देखते हैं कि उस समय पर शरीर के ऊपर पे मिट्टी वो को, हाँ, सच्ची में जैसे एक जब मैंने मिट्टी उठा के माथे पे लगाई, तो एक करंट सा लगा था। तो मतलब अब या तो बहुत अच्छा था, या वो एक जैसे पहली बार कोई झंझराहट होता है। हाँ, तो पीली मिट्टी थी उस समय, तो खाड़े की वो तालाब के ऊपर थी। अच्छा, हाँ, तो लेकिन मैंने क्या किया, जिस बच्चे से मेरी कुश्ती करवाई तो मैंने उसको सिर पे उठा के गिराया था। अच्छा, तो वो मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरी माँ को बताई, मेरी माँ ने बाद में बताई मेरे को, बहुत साल बाद बताई अच्छा, कि बेटे जब ऐसे ऐसे थे ना, तेरे पहली बार तू लड़ा था तो तेरे पिताजी को पूरी रात नींद नहीं आई थी खुशी में कि नहीं इसको तो पहलवानी करवानी है। लेकिन मेरी माँ, मेरी दादी वो खुश नहीं थी। दिल्ली में कौन खिलाएगा खाना, किसके पास रहेगा, और फैक्ट भी था। चोट लगने का नहीं भी नहीं, डर? कोई रिश्तेदार नहीं था, कुछ गुरुजी के यहाँ कोई फैमिली नहीं थी, अच्छा, और वहाँ बच्चे नहीं थे, सिर्फ हम 3 बच्चे थे। अच्छा, वहाँ रहना, रात को लाइट नहीं होती थी, पानी नहीं था, बाहर से पानी भर के लाते थे, तो वहाँ रहना बड़ा असंभव था। हाँ, एक दिन बल्कि गुरुजी मार रहे थे मेरे को,
बोला साले तू भागता क्यों नहीं? अच्छा। तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकल गई कि जी मैं तो कुछ बनने आया हूँ। बोले अच्छा जा ठीक है। अच्छा। तो यही मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि खासकर जो पहलवान है, गुरु माँ बाप डांटे ना उसका बुरा नहीं मानना है, वो आपके लिए समझो टॉनिक है। टॉनिक है, बिल्कुल। मैं भारत केसरी बना, हम रात को 3 बजे सोए, सुबह 4 बजे गुरुजी ने आकर 4-5 चप्पल मारी, मेरे मारी, दीवार के मारी, खड़ा हो भारत केसरी, हाँ। और 2-3 गाली बक्की, और बोले एक पलटी लगा ले। कंफर्ट जोन में नहीं आना है। नहीं, घमंड नहीं होने दिया ना। जब अगर आपको घमंड हो गया, अहंकार हो गया, तो आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपके आज तो बहुत कंपटीशन है। आज तो आप किसी भी वेट कैटेगरी में जाओ, 6-6 5-5 लड़के ऐसे हैं कि जो नेक टू नेक तैयार है। अच्छा, आज जमाना बदल गया। पहले स्कूल में भी पिटाई होती थी। हाँ जी, पहले बिल्कुल। भारत के अंदर में यही माना जाता था कि टीचर ने मारा है, चलो कोई बात नहीं, शिक्षा के लिए ही मारा है। बिल्कुल, लेकिन आजकल उनको हाथ लगाना अलाउड नहीं है। बिल्कुल, वो बच्चा भी जा करके पुलिस कंप्लेंट कर देता है, तो उस पर एक्शन हो जाता ठीक है, तो टीचर पे ही एक्शन हो जाता है। जी। तो क्या ये परिवर्तन अखाड़ों के अंदर भी है, देखने को मिलता है कि डिसरिस्पेक्ट बच्चों के द्वारा, या जो बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं उनके द्वारा कभी आपको लगता है कि नहीं यार, वो जो पहले वाला जो जज्बा था, जो एक रिस्पेक्ट गुरु के प्रति थी अखाड़े की, तो वो रिस्पेक्ट कहीं नीचे जा रही है? शायद ये जो मोबाइल ट्रेंड चला है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ की, बिकॉज रील्स के कारण, क्या ये ट्रेंड में थोड़ी सी कमी आप महसूस करते हो? नहीं, इसमें कमी आई है जो पहले से, लेकिन उसमें 80% बच्चे जिनमें कमी नहीं आई है। अच्छा। 20% बच्चे ऐसे हैं कि जो वो चीज़ें महसूस कर लेते हैं, पेरेंट्स को बोल दिया, उसको बोल दिया, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा ना, मैंने उदाहरण दिया, अगर उस समय मैं नहीं पिटता गुरुजी से, तो मैं हो सकता था बिगड़ जाता, मैं दूसरे रास्ते पे चला जाता। ठीक बात है। तो उन्होंने वो मेरे को मारा, डांटा, और उन्होंने समझाया कि भाई ऐसे बनो, तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोच, कोई भी 3 शक्ति है हमारी, गुरु, माँ, बाप, गुरु, ये 3 ताकत है। ठीक है। बच्चा छोटा सा होता है, वो अगर टॉयलेट कर देता है तो माँ गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाएगी। बाप है, बुखार है, बीमार है, चोट लग रही है, कमा के लेकर आएगा उसके लिए। और गुरु, हर गुरु चाहता है कि ये मेरे से ऊपर जाए। बिल्कुल। हर गुरु, एक गुरु ऐसी भावना रहती है, तो उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। और इतना मैं तो ये कहता हूँ कि भारत आज, मैं तो प्रधानमंत्री को, खेल मंत्री को, मुख्यमंत्रियों को इतनी बधाई दे रहा हूँ कि आप इतना कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। बस वो सिस्टम और बना दो कि भाई एक टारगेट रखो, भाई अगर 4 साल आपको हम पैसे दे रहे हैं तो हमें इतना मेडल चाहिए। तो आपने तो बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, बहुत सारे खेल मंत्री भी आपने देखे जी। आपने इंदिरा गांधी भी देखी, आपने राजीव गांधी भी देखे। इंदिरा जी तो मेरी कुश्ती में बैठी थी वहीं, हाँ, 82 में। ठीक है। राजीव जी भी बैठे थे वहीं पे। ठीक है। हाँ। और जैसे जैसे जितने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष के साथ में बिलोंग करते हों, आपको किस समय पर ऐसा लगा कि ये वाली सरकार ने इस खेल को बहुत आगे तक लेकर के आई है? और क्योंकि परिवर्तन तो जीवन का नियम है, बिल्कुल ठीक है, परिवर्तन आना सुनिश्चित भी है। तो इस सरकार के बीच के अंदर में ये बड़ा ट्रमेंडस काम हुआ, और इस वजह से हमारे जो प्लेयर्स हैं या भारत का नाम है वो नेक्स्ट लेवल पर तक पहुंच गया। नहीं, क्या था ना, 82 में के बाद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। ठीक है। फैसिलिटीज़ आ गई थी, मेडल भी काफ़ी आ गए थे। फिर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए, तो उसमें हम 100 मेडल क्रॉस कर गए थे पहली बार। कॉमनवेल्थ गेम में हिस्ट्री थी। लेकिन ये जो अब सरकार है, इसने तो सच्ची में बहुत सुविधाएं, बहुत फैसिलिटीज़, खासकर जो मोदी प्रधानमंत्री का बार बार खिलाड़ियों को सीधी बात करना, उनसे पूछना भाई क्या खाते हो, क्या आपका तो ये सब चीज़ें सुविधा ज़्यादा मिली है। देखो समय के साथ में आपने कब बताया, उस समय वो बहुत अच्छी थी, आज ये सुपर है। आज ये इतनी आपके जगह जगह साई के सेंटर खुल गए, खिलाड़ियों को बाहर भेजने लगे। मैंने बताया बच्चों को इतने कंपटीशन मिलने लगे इंटरनेशनल लेवल के, तो नेचुरल है, आज बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है अभी आने वाले समय के अंदर में जिस तरीके की पोजीशनिंग महिला क्रिकेट को भी मिली है जी, और वुमेन प्रीमियम लीग भी होने लगी है जी, तो ऐसा ही कुछ
महिला दंगल खिलाड़ियों के लिए भी होना चाहिए, और महिलाएं जो भी थोड़ा सा कुश्ती के अंदर में एक किस्म से ब्लैक शेडो के अंदर में है, ठीक है, तो उनको भी अब लाइमलाइट के अंदर में आगे आ जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए कितनी लीग, जब आपके पास में पहलवान हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, आपके पास तो सब कुछ है। हाँ, अब उनको अच्छे से आप उनको अच्छे से बुनाओ। तो क्या मार्केटिंग में पीछे हैं? मार्केटिंग में और अच्छा करो, आप अच्छे अच्छी जो बड़े इंडस्ट्रियल हैं उनको पकड़ो। आप क्या चीज़ है, आज तो सब तैयार हैं, आज कोई वो चीज़ थोड़ी है, और मिल के करो। हाँ, लेकिन फेडरेशन ने भी अभी ये जो लीग करवाई है, मैंने बताया ये लीग बहुत अच्छी हुई है। ओके। लेकिन आपने जो बताया कि लड़कियों के लिए भी एक सेपरेट और अच्छी लीग हो जाए, लड़कों के लिए और एक अच्छी लीग हो जाए, अभी तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा, उसका क्योंकि फर्क हाँ, और पैसा अच्छा मिले। बजाय आप अब 50 लाख दे रहे हो, 30 लाख दे रहे हो, अब कहाँ 50, वहाँ 22 करोड़, कहीं 18 करोड़, कहीं 11 करोड़, तो वो जब पहलवानों को मिलेगा तो फर्क तो पड़ेगा, तो उससे क्रेज भी आएगा, क्रेज भी ग्लैमर आएगा जी, increase वो होगा। आंधी आ जाएगी, ये कुश्ती की आंधी आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं महाराष्ट्र में मैं बहुत करीबन 200-250 कुश्ती लड़ा हूँ, अच्छा, जो चैलेंज बाउट है टिकट की, ठीक है। और हर कुश्ती में 50,000 आदमी से ऊपर होता था टिकट लेके। और टिकट का रेट क्या उस टाइम 25 रुपए थी, उस समय पर? कुर्सी की 100 रुपए, अच्छा। और लोग रात को आके बैठ जाते थे स्टेडियम में। वो एक बहुत बड़े पहलवान थे, मारुति माने, मेरी कराड़ में कुश्ती थी, टोपन्ना गोजगे से महाराष्ट्र केसरी था वो, तो वो रेफरी थे, तो वो रात को स्टेडियम में चले गए वहाँ। ठीक है। तो उसने देखा 4-5 हजार आदमी स्टेडियम में बैठे, बोला भाई आज क्या था? बोला कुछ नहीं, हम अच्छी जगह आगे बैठने के लिए, ये देखो सब रोटी लेके आए, खाना खा के यही सोएंगे, और सबके पास टिकट थी। महाराष्ट्र में आज तो, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पैसा नहीं है। इतना पैसा है, रोज 2 लाख का दंगल। आज अभी एक दंगल हो रहा है रुस्तमे हिंद का, थार सतारा में, अगले महीने 14 से 17 तारीख तक। अच्छा। तो उसमें पहला इनाम थार है, अच्छा जी। दूसरे इनाम में मारुति कार है, तीसरे इनाम में मोटरसाइकिल है, ऐसे लड़कियों में कार है, फिर मोटरसाइकिल है। तो आज तो पैसा बहुत है अभी, तो आप बस, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके कोच ये चीज़ का ध्यान दें कि उनको बस ओलंपिक पर नज़र रखें। एशियाड में भी अभी एशियन गेम है, इसी साल है, अब इस पे नज़र रखो। अब भाई हमने गोल्ड मेडल लाना है, आएगा, कोई चीज़ मुश्किल नहीं, क्यों नहीं आएगा? मैं बता रहा हूँ, मैं 74 में बहुत अच्छा था, लेकिन मैं गोल्ड मेडल नहीं आया, मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। ब्रॉन्ज आया, ठीक है। 78 में मैं तो बेजोड़ था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर भी सिल्वर मेडल आया, सिर्फ खाने की वजह से। ठीक है। और 82 में अपने घर में था। मेरे पिता, मेरा बड़ा भाई थे प्रताप सिंह जी, दारा सिंह जी, वो यहाँ से बवाना से और खेल गांव में 40 किलोमीटर सवेरे दूध लेके जाते थे। ठीक है। मैंने खेल गांव के मैस में खाना नहीं खाया था। जब गोल्ड मेडल जीता है उसके बाद मैं 1 गिलास जूस पी के आया था वहाँ। मेरा खाना खाड़े से जाता था और मेरा दूध गांव से आता था। बादाम की ठंडाई वही बनाते थे। हाँ। और दिल्ली पुलिस वाले साथी थे, वो भी, क्योंकि उस समय थोड़ा सा वो को धमकी दे रखी थी कि भाई नहीं होने देंगे गेम। अच्छा। तो हाँ, तो वो भी चेक करके भेजते थे, और वो मैसेज देते थे पहलवान को, कह देना भाई गोल्ड मेडल चाहिए। तो सबकी दुआओं से चीज़ें होती हैं। आज हर बच्चे के साथ में हमारी, आपकी सबकी, पूरे भारत की आज हम 150 करोड़ की आबादी है, सब चाहते हैं ना कि देश के मेडल आए। अब एक मेडल आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं। अच्छा, कई बार हम मिसयूज़ होते हुए भी देखते हैं अपने युवाओं का। जो फाइनेंशियली थोड़े से कमज़ोर हमारे बच्चे हैं, वो जब पहलवानी का रास्ता लेते हैं, तो जब उनको पहलवानी की अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप कह रहे हैं कि 10 लीटर तो चलो आपके घर पे भैंस थी, गाय थी, तीसरे महीने भैंस बदल जाती थी। हाँ ठीक है, तो घी, एक भैंस से तो काम भी नहीं चलता था। घी भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए। ठीक है, तो वो जो फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा करने के लिए आपको लगता है कि जो धनाढ़ लोग हैं उनका मिसयूज़ करते हैं, कहीं एक्सटोर्शन के लिए, कहीं दूसरी चीज़ के लिए उनको बरगला करके कि भैया मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा, अपनी ज़रूरत पूरा कर लियो, मेरा ये काम करते। तो क्या इस तरीके की चीज़ें भी प्रैक्टिकली होती हैं? मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा। हाँ। क्योंकि मैं तो ज़्यादा सुबह, आज भी मैं 5 बजे खाड़े में चला जाता हूँ,
और मैं ज़्यादा सारा दिन इसी पर आप तो 4 बजे उठ जाते हैं सुबह? मैं बिल्कुल 5 बजे एग्जैक्ट में खाड़े में होता हूँ। ठीक है। तो मेरा भी टारगेट एशियन गेम है। हाँ। हमारी जो इंडिया की टीम है वो अच्छी है। आपको मैं बताऊं, मेरे बड़े भाई साहब जब दूध लेके आते थे तो मेरा गांव अखाड़े से 20 किलोमीटर था, बवाना। अच्छा। बवाना गांव है मेरा दिल्ली में। ठीक है। तो वो 5 किलो दूध लाते थे, जो पैंसेरी होती, तो उसको नीचे नहीं रखते थे पैरों में दूध को, या तो अपने पैरों पे या हाथ में पकड़ते थे, और या ड्राइवर के बराबर में जो इंजन की वो होती थी डीटीसी की बस के बराबर में, उसके दूध के ऊपर। प्रति भी रिस्पेक्ट। वो बोला गंदा पैर है नीचे, जूते सबके गंदे पैर कैसे लगते हैं। तो धारा सिंह जी है उनका नाम, उन्होंने 38 साल तक लगातार सुबह शाम मेरा दूध लेके आए। अच्छा। तो मतलब ये चीजें जब भी बनती हैं, ये चीजें ऐसा नहीं है। साथ वालों का त्याग भी बहुत होता बहुत बड़ा त्याग है उनका। मैंने वो उदाहरण दिया उस लड़की का, है। 2 ही बेटी हैं, माँ बेटी के साथ कमरे में रहती है, उसका सब कुछ खाना पीना, बाप गाँव घर से मक्खन और दूध लेके आता है। तो जब चैंपियन बनते हैं तब चैंपियन बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। और खुशी होती है। और मैं यही चीजें कहता हूँ, एक चीज जितने भी पहलवान हैं मैं सबसे यही कहूँगा कि भाई हमारा एक परिवार है, एक परिवार की तरह रहो। कोई चीजें जो कमी दिखती है आपस में एक दूसरे को सुझाव दो। मान लो किसी कोच को किसी अच्छे पहलवान में दिखता है कि भाई इसको अगर ये सुधार, टेक्निक से सुधार हो जाए, तो वो जाके बताओ, वो देश की बात है। वो एक ये नहीं है कि ये अखाड़ा है, ये सतपाल का है, ये इसका है, ये उसका नहीं। हम देश के लिए हैं और हमारा एक परिवार है। आप सब बच्चे, हमारे सब जो गुरु हैं, जो पहलवान हैं, वो एक ही तो है। अच्छा, 2 पहलवान सुरेश जी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। उसका सांस जाता है, उसके अंदर पसीना जाता है एक दूसरे। अब हम तो 3-3 घंटे जोर करते थे, मिट्टी में से सन जाते थे, भाप निकलती थी शरीर से, उसका पसीना अंदर जा रहा है, उसका सांस अंदर जा रहा है, वो तो सगे भाई से भी ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो वो चीजें हैं हमारे परिवार की तरह। एक आप कुश्ती लड़ते हैं, एक दूसरी कुश्ती है जो दारा सिंह लड़ते थे, दोनों में क्या टेक्निकल डिफरेंस क्या? वो अगर एक्चुअल में वो तो एक मनोरंजन है। हाँ। वो कुश्ती जो है ना रिग्रेशन है, वो सब एक जैसे जो खली लड़ते हैं, हाँ, तो ये सब मनोरंजन है। ये मनोरंजन है। जी हाँ। मैच फिक्सिंग है। अभी मैं तो उस पे बारे में इसको क्या कहूँगा, लेकिन वो मनोरंजन है, उस पर लिखा भी आता है नीचे। हाँ। जब उसकी हम कोई वीडियो वगैरह देखते जी। हैं कि भाई रिग्रेशन, तो ऐसा कुछ लिखा आता है। हाँ, हाँ। तो वो, और जो हमारे को भी बताया, हाँ, एक कुश्ती में लड़ा हूँ इसकी, जब दारा सिंह जी रिटायर हो गए थे। अच्छा। 86 की बात है। हाँ। तो उन्होंने बेल्ट दे दी थी ज्ञानी जैल सिंह जी को, राष्ट्रपति को। जी जी। तो फिर मेरे पास जो उसके ठेकेदार थे वो आए, तो हाँ। उन्होंने वो मेरी एक कुश्ती दिल्ली में, मैं छत्रसाल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के पहलवान से लड़ा था। अच्छा। तो फिर लोगों ने, मैंने बताया आपको इतनी चिट्ठियाँ आ गई, सभी लोग आ गए, नहीं आप असली हो, आप कहाँ जा रहे हो। हाँ। तो फिर मैं नहीं लड़ा। अच्छा। वो बेल्ट मेरे को देनी थी 4 कुश्ती के बाद। अच्छा। हाँ, तो लेकिन मैं ये कहता हूँ ठीक है, दारा सिंह जी एज ए पहलवान, एज ए वो मैन बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा स्वभाव था। मैं तो बहुत छोटा उनसे, मैं तो उनसे 30 साल छोटा हूँ। 30 साल, बिल्कुल। हाँ, और वो जब भी खाड़े में आते थे, बहुत आते थे, कभी भी हमेशा आशीर्वाद देते थे और अच्छी बातें बताते थे। तो अखाड़े के अंदर में मतलब किस्मत भी कभी कभी साथ देती है? किस्मत का भी रोल रहता है या सिर्फ मेहनत ही मेहनत? 100% किस्मत का भी रोल है। 100% 100% मेहनत का रोल है और 100% किस्मत का रोल है। कभी कई बार आप, मैंने बताया ना कि आप कोई दाव लगाते हैं और आप खुद ही चित हो जाते हो, फंस जाते हो, बच नहीं सकते। अभी एक लड़के की 86 kg में बाउट थी, ईरान से फाइनल कुश्ती थी। हमारा लड़का था मोगली, हम तो मोगली कहते हैं, वो मेरे यहीं खाड़े का नरेले में हमारी सेंटर का, ये वीरेंद्र कोच का। अच्छा। तो फाइनल कुश्ती थी उसकी ईरानी से। तो वो अपना टेक्निक लगाने लगा, तो उसके दोनों हाथ और गर्दन फंस गए, चित हो गया। अच्छा। हालांकि ईरानी तगड़ा था उससे, लेकिन कई बार तो दुख तो होता है। कितने तरह के दाव पेच अखाड़े के अंदर में या दंगल के अंदर में, कुश्ती में होते हैं? ऐसा है, दाव तो कम से कम 400-500 दाव है। अच्छा। लेकिन जो मैन है वो एक पहलवान के दाव होते हैं, तो वो तो 10-15 दाव होते हैं कि जो वो लगाते हैं। अच्छा। कुश्ती में, ठीक है। और तो वो उनका अभ्यास हम ज्यादा करते हैं, करवाते भी हैं। लेकिन मैन जो है ना, उसकी 2-3-4-5 चीजें, जो टेक्निक है वो मास्टर हो जाता है उसका। अच्छा। तो उसी को करते हैं कि रिस्क नहीं ले। तो इसमें लॉकिंग एक टेक्निक है जिसके बीच के अंदर में आप नेक को और उसकी
लेग्स को आप लॉक कर देते हो? नहीं, बहुत चीज़ें हैं। अगर आपको चित कर मान लो किसको उसके दोनों कंधे लग गए तो वो कुश्ती खत्म हो जाती है वहीं पे। ठीक है। आपका स्टेमिना अगली कुश्ती के लिए बच जाता है। हम्म। और नहीं तो पॉइंट सिस्टम है, 10 में 10 का स्कोर होना चाहिए। अच्छा। अगर 10-0 है तो भी टेक्निकल फाल हो गया। और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कौन से दाव पर मिलते हैं? बैक साल्टो पे अच्छा। आप वो उल्टी पूठी बोलते हैं उसको, उस पे 5 पॉइंट है। ओके। तो जी हाँ, तो वो क्या सबसे नहीं, उसमें डिफिकल्ट? क्या ना, उसके लेग ऐसे ऊपर से आएगी, अच्छा, ठीक है। पीछे कमर जाकर लगेगी। काफ़ी इजी है और रिस्की है। अच्छा। हाँ, तो वो उसमें 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। कोई आप डायरेक्ट कोई टेक्निक मारते हो और वो सीधा गिरता है तो 4 पॉइंट है। ओके। बहुत नए नए रूल बदलते रहते हैं, वो भी हमें नुकसान होता है कई बार। अच्छा, वो- जब रूल्स चेंज कर देती हैं तो फेडरेशन वो इंटरनेशनल फेडरेशन करती है, अच्छा। जो फीला है हाँ हाँ। वो करती है। तो वो हमें 1 साल 6 महीने बाद पता चलते हैं, तो वो हमारे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। लेकिन अभी तो सब आजकल तो सब नेट ऑनलाइन पे है है। अभी तो तुरंत अब तो पता चल तुरंत जाता पता है। चल जाता, अब दिक्कत नहीं आती। अच्छा, तो तुरंत पता चल जाता है हमारे कि ये टाइम नए दिक्कत नॉर्म आती है। नए नॉर्म्स आए हैं। हाँ। इन नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जैसे आपको। मैं लड़े पहले 9 मिनट कुश्ती होती थी, हाँ। 3-3 मिनट के 3 राउंड होते थे। ठीक है। फिर उन्होंने 3-3 मिनट के 2 राउंड कर दिए। फिर उन्होंने क्वेश्चन सिस्टम कर दिया था कि क्वेश्चन से जो हारेगा उसके 4 बैड पॉइंट, जीतने वाले के 3 बैड पॉइंट, अगर गुड पॉइंट नहीं है तो अलग अलग सिस्टम थे। अभी इन्होंने बॉलिंग सिस्टम था। अच्छा। बीजिंग ओलंपिक तक था। हाँ। वो लंदन ओलंपिक तक भी था। अच्छा। अगर भाई बॉल निकलती थी, अगर कोई पॉइंट नहीं है किसी का भी, तो अच्छा। जिसके फेवर में बॉल तो उसकी लैग पकड़ाते थे। अच्छा। हाँ, तो बस तो कभी कभी ये भी होता है कि जो पहलवान है उसका अग्रेशन जो है वो ज़्यादा रहता है, तो उसको मेंटली शांत करने के लिए भी क्या कोई टेक्निक्स इसके बीच के अंदर में आप लोग नहीं, अपनाते हैं? अब तो योगा का तो- बड़ा इसमें रोल है। मैंने हाँ। भी इनको, सुशील को और योगेश्वर को और इनको बच्चों को योगा शुरू करवाया था, अच्छा। तो उसका बहुत फर्क पड़ा था। ओके। तो योगा था। और अभी जैसे बादाम की ठंडाई पीते हैं, हाँ। वो बहुत ठंडी होती है, ठीक है। वो आपकी सारी गर्मी को वो कर देती है। अच्छा, तो बादाम की ठंडाई क्या भीगे हुए जो नहीं, बादाम उसमें है उसकी ठंडाई कुंडी सोटे में नीम का सोटा होता है, अच्छा। और उसमें खसखस, इलायची का, गुलाब के फूल, काली मिर्च, बहुत अच्छा। चीज़ें 6, 7, 8, 10 चीज़ें डालते हैं, मुनक्का, तो सब चीज़ें तो वो पीस कर वो हो जाता है। अच्छा। अच्छा। तो अब ये जो है, चाहे मैं ये बात करूं, जो आज के जो युवा हैं उनके बीच के अंदर में जो मिट्टी वाला जो जुनून है जो आपके समय के अंदर में था, जी, वो बराबर इक्विवेलेंट के ऊपर बैठता है या थोड़ा सा आपको लगता है कि स्केल डाउन है? नहीं, मिट्टी में क्या है ना, मिट्टी में पैसा बहुत है। हम्म। जो मिट्टी के दंगल होते हैं ना, उसमें इनाम बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने भी बताया कि रुस्त में इनका दंगल हो रहा है, मिट्टी में है वो, अच्छा, ठीक है। तो वो नेशनल भी है, उसमें वेट कैटेगरी भी है, तो वहाँ भी सबको मोटरसाइकिल इनाम में है, हर वेट कैटेगरी में अच्छा, अलग अलग है। मतलब तो अब इतना, तो मिट्टी में क्या है ना, मिट्टी तो में युवाओं के अंदर वो जुनून भी है? नहीं, जुनून तो भाई, हाँ। जो लड़के बहुत लड़के ऐसे हैं कि वो मैट पाते ही नहीं, हम्म। वो 1 साल में कई करोड़ रुपए कमाते हैं। कितने घंटे की वर्जिश जरूरी है दिन के अंदर में? कम से कम 6 घंटे, 6 घंटे आपको? कम से कम। उससे ऊपर आप कितनी भी कर सकते हैं, 6 अच्छा। घंटे तो होने चाहिए। मिनिमम 6 घंटे की जी, बिल्कुल, रिक्वायरमेंट रहेगी, बिल्कुल। ताकि आपका स्टेमिना उस बिल्कुल। हिसाब से स्ट्रांग हो। और सबसे बड़ी चीज़ है जिम्नास्टिक, जरूर अगर वो कर सकते हैं तो जिम्नास्टिक करें। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए? वो हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, टेक्निक के लिए भी, शरीर के उसके लिए भी, सब वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अच्छा, इसमें जिम्नास्टिक का भी एक अपना महत्व है। बहुत ज़्यादा। ओके। और इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि जो संयम, संतुलन और पहलवानी की जो आपकी जो ताकत है, ठीक है, तो आज के एथलीट इसे पूरा तरीके से समझ पा रहे हैं? संयम भी है जिसके अंदर एक संतुलित आपकी लाइफस्टाइल भी है, और आज के इस जो यूं कहें कि दिखावटी दुनिया के बीच के अंदर में वो अल्योर नहीं हो रहे। नहीं, देखो, मैं सबके तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सबके बारे में, मैं तो छत्रसाल स्टेडियम की बता सकता हूँ। हमने क्या है ना, हमारे कमरे बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं, हम 4:30 बजे क्लास लेते हैं। बच्चे 4:30 बजे उठ के आएंगे, और जैसे अब गर्मी हो जाएगी तो 4 बजे शुरू कर देंगे, दिन में घटा देंगे। ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे टेलीफोन है, फ़ोन है, कोच के पास रहेंगे। हम बच्चों को फ़ोन अलाउड नहीं करते। बस जो लड़के, ये अमन है, ओलंपियन रवि है, जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, तो उनके पास फ़ोन रहता है कि भाई उनका कहीं
अपॉइंटमेंट है, कहीं पे कोई भी कार्यक्रम है या कुछ भी है। नहीं तो जो बच्चे पहलवानी करने के लिए सीखने के लिए आते हैं तो उसको अगर फ़ोन करना है तो वो कोच के फ़ोन से करेगा। अच्छा। क्योंकि और वो हम उनको ज़्यादातर फिर हमने मैट पे वो जो सीडी वाला सिस्टम लगा रखे है, ओलंपिक की, एशियाड की, वर्ल्ड की जो कैसेटें हैं, तो वो हफ्ते में 3 दिन हम उनको वो दिखाते हैं। अच्छा। 1 घंटा बैठ के वहाँ क्लास होगी, रोक रोक के ठीक है। टेक्निक बताएंगे, टेक्निक कोच बताएगा, देखो ये देखो इसको, या ये अगर ऐसे करता तो ये हो जाता, तो वो सारी चीज़ें। तो अभी छतरसाल स्टेडियम में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ओके। हाँ, और मैं यही कहता हूँ, देखो पहलवान अब पूरी दुनिया में पहलवानी का स्टैंडर्ड नीचे आया है। अच्छा। मतलब विदेशों में भी जो वो था वो स्टैंडर्ड, और हमारा स्टैंडर्ड भारत का उठा है। ओके। हम थोड़ा सा अप हुए हैं। आप ठीक है। तो अभी इस एशियाड में, बाकी तो ये अभी सितंबर में एशियन गेम है, इसमें पता चल जाएगा कि कितने रिजल्ट्स हैं, क्योंकि एशियन गेम में सब तैयारी करके आते हैं देश। ठीक है। तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होता है। हाँ। और कुश्ती में तो एशिया में जो देश हैं वो कुश्ती के बहुत अच्छे हैं। इंडिया है, ईरान है, जापान है, मंगोलिया है, कोरिया, दोनों। अभी ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, हाँ, ये ऐसे 9-8 देश है रसिया के, वो आगे हैं। हाँ, बहरीन है, ये वो रसिया के पहलवान आगे है वहाँ पे। हाँ। अच्छा। तो ऐसे ही अब वो कंपटीशन एशिया में बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मैं तो बस यही कहूँगा भाई, अगर गोल्ड जीतना है तो सबको ही हराना है। बस यही खूब मेहनत करो। हाँ। अपने गुरु की, अपने माता पिता की, अपने बड़ों की खूब रिस्पेक्ट करो। अच्छा, कोई अगर पहलवान हार जाता है तो उसको उससे क्या सीख लेनी चाहिए? उससे उसको सीख लेनी चाहिए मैं क्यों हारा, और उसके कोच को उस टाइम उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। बाद में अगले दिन उसको बताए कि बेटे ये कमी रह गई थी। उस समय उसको डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय वो बहुत, उसका जो दिमाग है वो बहुत अप हो जाता है। बिल्कुल। कि भाई मैं अच्छा होते हुए भी हार गया। तो वो उसको उस दिन तो उसको सिर्फ कुछ नहीं कहना चाहिए, कि उसको सिर्फ एक दिलासा दे। हाँ भाई, कोई नो माइंड, कोई भी ऐसा मत करो। तो लेकिन अगले दिन उसको बैठ कर जब आप मैट पे ट्रेनिंग करवाओ फिर उसको बताओ। अभी जैसे अमन था, अमन का गोल्ड आना चाहिए था वहाँ पे। अच्छा। और उससे अच्छा था वो, अमन उससे बहुत अच्छा था, और लीड भी ले ली थी 3 पॉइंट की। ठीक है। लेकिन एक गलत काम करने से वो उसको पैंट दे दिए, वो सिल्वर रह गया। नॉर्थ कोरिया का पहलवान था। ओके। हाँ, अभी एशियन चैंपियनशिप में। ठीक है। हाँ, तो जब तो कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन मैंने अभी उसको फिर डाटा भी और उसको वो चीज़ें बताई कि देखो तेरी ये 2 कमियां थी। जब तेरी 3 पॉइंट की लीड होगी, ठीक बात, और वो खड़ा नहीं होया जा रहा उससे, तुझे क्या जरूरत थी अटैक करने की? ठीक बात है। कोई तो जरूरी नहीं टाइम जब को आप किल करना था उसमें। आपने 3 से जीतो, 1 से जीतो, कई बार बराबर पॉइंट होते हैं, तो मेरा लास्ट का पॉइंट है, मैं जीतता हूँ। तो जीत ही है। बिल्कुल। ये थोड़ा था, तो हो जाता है कई बार। अभी अमन भी बहुत अच्छा है, अमन अच्छा कर रहा है, हमारी टीम अच्छी है इंडिया की। ठीक है। इंडिया की टीम अच्छी है। तो अगले 10 साल में आप कहाँ देख रहे हैं अपनी भारत की कुश्ती को? अभी 10 साल तो नहीं, बस ये इसमें 2 साल में ही पता चल जाएगा। अभी एशियन गेम है और अगले साल ओलंपिक गेम है 2 साल बाद। ठीक है। तो बस उसके बाद तो फिर बाद की तो चीजें उसी में पता चले। कहते चैंपियन पैदा नहीं होते, मिट्टी उन्हें गढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये 100% हमारी जो देश की कुश्ती है वो मिट्टी से है। हम लोग मिट्टी से बने हैं। मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे, खुद झाड़ू देते थे, पानी छिड़कते थे, पूरी सफाई करते थे, खाड़ा खोदते थे। कोई फैसिलिटीज नहीं थी, लाइट नहीं थी, 1 मील की 0 बल्ब था एक। रात को डर लगता था, वहाँ नीचे सोते थे अकेले, कोई पेड़ों में सू होती थी। 11 साल का कितना बड़ा बच्चा होता है। सही बात है। और आज तो फैसिलिटीज हैं, आज तो बच्चों ने बस, आज तो AC रूम है, मैट है, सिखाने वाले हैं, बताने वाले, खिलाने वाले। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार आपको पूरी सुविधाएं दे रही है, राज्य सरकारें सुविधा दे रही है। बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे मेडल क्यों आए ओलंपिक से। मेरी मिसेज हैं, वो पहलवान की बेटी है। अच्छा, ठीक है। वीना सहरावत उनका नाम है। तो मैं 3 बजे उठ के चला जाता था स्टेडियम में। अगर वो मुझे डिस्टर्ब करती तो नहीं देता ना मैं ये रिजल्ट। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने 24 घंटे, मतलब दिन में ऑफिस में, सुबह शाम खाड़े में। उन्होंने बच्चों को, मेरे पास 3 बच्चे हैं, लवकुश है, सभी है बेटी, तो उनको संभाला उसने। ठीक है। मेरे को पता भी नहीं चला।
तो जीवन साथी का हर जगह, जो आपने पहले भी ये बात कही, बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल, ठीक बात है। और नहीं तो वो कहती जी छोड़ो ना, आपने बहुत कर लिया, अब आ जाओ अपने घर को संभालो। सही बात। तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। और फिर मैं अपने कोचों को भी बधाई देता हूँ, और अब जो कोच हैं उनको भी बस यही आशीर्वाद देता हूँ कि इसको मेडल को बदलना है, बस गोल्ड में बदलना है। सिल्वर ब्राउन तो हमारे पास 6 हैं, अब एक हमारी टीम भी है, वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। जब आपने रेसलिंग शुरू की, ठीक है, तो उस वक्त कौन कौन से गेम हुआ करते थे? ऐसा था, गेम तो सारे थे, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, जितने भी गेम थे जो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं सब थे। हम फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए 2-2 घंटे खेलते थे, संडे को 3-3 घंटे खेलते, स्टेमिना के लिए, मूवमेंट के लिए। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल बहुत खेलते थे। वॉलीबॉल खेलते थे, आपको नीचे झुकना है, जंप लेना है। तो फुटबॉल खेलते थे, आपने भागना है, पैर को चलाना है। तो सब गेम का उसकी फिटनेस के लिए खेलते थे। और जैसे हम दंड बैठक मारते, मैं 5000 बैठक मारता था रोज़, 5000 बैठक मारता, स्पीड से मारता था। दंड कम मारता था मैं, दंड 1000-1500 दंड मारता था। रस्सा था 40 फुट का, मैं उसको 80 से 90 बार चढ़ता था रोज़, हाथों से, स्पीड से। तो ये चीज़ें थी, और उसी से वो ग्रिप में पावर थी, ये पूरा जो आप की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं खेलों के तो। लेकिन कुश्ती की एक वो था हमारा, क्योंकि कुश्ती तो ऐसी है, उसके अंदर आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और दिमाग, बिल्कुल। इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन बड़ा ज़रूरी है। वो जब आप बनाओगे जब तो ना। अब मुझे पता है कि ये पहलवान खड़ा है, ये वहाँ से कमज़ोर है, तो मैं जाते मैं वही अटैक करता था। जैसे आपने पूछा था एक सवाल कि वही कि आप दूसरे पहलवान की कुश्ती देखते थे, तो जब तो एक कुश्ती होती थी, आज तो एक दिन में ही आप फाइनल तक पर चले गए। बिल्कुल ठीक। तो उस दिन जब मैं तो यही देखता था कि मेरे वजन में जितने पहलवान होते थे, मैं बैठ के उनकी सबकी कुश्ती देखता था। अगर इससे कुश्ती होनी है, ये कैसे लड़ता है, क्या दाव मारता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी। तो सर आपने कुश्ती को क्यों पकड़ा? मैंने बताया ना, बस एक हादसा था वो। बदला लेने के लिए? नहीं, बदला लेने के लिए नहीं, गांव का तगड़ा होने के लिए। मतलब गांव का तगड़ा होने के लिए कि भाई मैं अपने गांव का सबसे तगड़ा हूं। और फिर जब मेरे गुरुजी ने मेरे में टैलेंट देखा, और पिताजी ने तो देख के भेजा ही था। और मैं बता रहा हूँ ना, जैसे एक बार क्या हुआ ना, जैसे घी नहीं मिला कहीं भी, जैसे घी तो हमारी मेन खुराक थी। तो मेरी बड़ी भाभी थी, उनके बच्चा हुआ था, बेटा हुआ था। तो मेरे पिताजी सब जगह रिश्तेदारियों में घूम लिए, तो वो उसको 10 किलो घी दे रखा था। तो उसको जब पता चला मेरी भाभी को घी नहीं मिल रहा, तो उसने उसमें से 5 किलो घी मेरे को दे दिया। अब जब आएगा, जब दे आप सतपाल के लिए तो भेजो। तो वो चीज़ें जब बनती हैं, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं कि आप एक। और वो चीज़ें क्या था ना कि मेरे दिमाग में भी बैठी थी, भाई जब मेरे परिवार वाले, मेरे देश वाले मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं देश के लिए अच्छा करूं जी। सर आपकी एक कुश्ती एक बहुत फेमस है, जिसमें आपने एक दिन में शायद 29 कुश्तियाँ लड़ी थी, 21 कुश्तियाँ लड़ी थी। तो सर वो कैसे था? वो 71 की बात है। तो वो बस वो जल्दी जल्दी होती गई, कोई 10 सेकंड में, कोई आधी मिनट में, कोई भी। तो बस वो टेक्निक से तो। और लास्ट कुश्ती थी, वो तो सब इंस्पेक्टर था यूपी पुलिस में, पहलवान, उससे थी। अच्छा। और वो मेरे से कम 15 किलो 20 किलो वजन का ज़्यादा था। लेकिन जो मेरी जो टेक्निक थी, मैं बाहर की क्लासिंग मारता था, तो वो मारी। तो फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या थी ना, जब आप मेहनत करते हो, मैं बहुत ज़्यादा करता, मेरा और कोई शौक़ नहीं था। मैं शुरू में तो गांव में पढ़ाई में भी अच्छा था। मैं पूरी दिल्ली में मैथ में मुझे 50 रुपये स्कॉलरशिप मिला था। अच्छा। जब मैं 5वीं क्लास में था, तो पढ़ाई। लेकिन वो एक लाइन चेंज होगी, वो डायरेक्शन चेंज होगी, तो फिर तो सारा दिमाग तो वहीं सोचना था जी। सर दूसरा है कि आपको की जो पहली फाइट थी, उसमें आपको इनाम में मिला था 4 चवन्नी शायद। हाँ, मैंने उसकी स्टोरी काफ़ी पढ़ी हुई है। तो उसका स्वाद और अभी की मिठास, क्या फ़र्क है? वो तो अनमोल थी उस समय। वो जो 4 चवन्नी थी, मैं 4 कुश्ती जीता था, वो एक अनमोल थी वाकई में। मतलब वो मेरे लिए सबसे बड़ी इनाम थी। हालांकि मैं आखिरी कुश्ती जो लड़ा हूँ, मेरी वो 5 लाख रुपए की थी। एक कुश्ती लड़ने के 5 लाख रुपए मिले थे। तो लेकिन वो जो चवन्नी थी 4, वो वाकई में मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छी थी, और उससे ही मेरा हौसला बढ़ा था। और पहला प्यार था जी। पहला इनाम था जी, तो वो मेरा सब कुछ था।
अरे उस समय तो सब्जी भी हम लाते थे, क्योंकि खाना हम खुद बनाते थे। 10 पैसे की सब्जी आ जाती थी। ये तो पनीर की सब्जी 25 पैसे की आ जाती थी। तो कभी ऐसी ही हालत थी कि आज आटा ख़त्म हो गया, आज स्टोव में पिन टूट गई, तो अगले दिन सवेरे दुकान खुलेगी, तो जब आप खाना बनेगा। तो ये हमारा तो बहुत वैसा समय था, कहाँ फैसिलिटीज़ थी। एक ढाबे वाला था, वो बराबर में बाहर ढाबे 10 पैसे की 2 रोटी देता था, एक कटोरी दाल साथ में देता था। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता था तो उसको पैरों के हाथ लगा दे उस्ताद जी, तो वो देखते अच्छा। तो वहाँ वो जब पैसे 10 पैसे की बात कर रहा हूँ मैं, और जबकि हमारे ये नहीं था कि हम गरीब परिवार से थे। 250 बीघे ज़मीन थी मेरे पिताजी हर के, बड़ा परिवार था, लेकिन उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। बिल्कुल निश्चित तौर पे। आपको महाबली के नाम से पहचाना जाता है, ये नाम आपको किसने दिया? ये प्रधानमंत्री ने दिया, ये 79 में जी। उस समय इंदिरा गांधी। उसकी कोई खास वजह रही हो? भाई उन्होंने जब मेरी कुश्तियाँ देखी, मेरा जब जितना मैं ये टाइटल जीते, सब कुछ जीता, देश का नाम किया, तो वो सारी चीज़ थी। आज की तारीख में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो कुश्ती में सत्यपाल सिंह को कह सकते हैं? नहीं, मैं तो इसमें क्या कह सकता हूँ, अगर आपको सबको अच्छा लगे कि मैं कर रहा हूँ तो हाँ, बिल्कुल तो निश्चित। और मुझे लगता है इसमें कोई दोहराई भी नहीं होनी चाहिए कि सर जितने माइलस्टोन आपने क्रिएट किए हैं, जो पहचान दिलाई है, मैं काफ़ी हिस्ट्री पढ़ते रहता हूँ, स्पोर्ट्स में भी मेरा इंटरेस्ट था, अभी भी स्टेडियम्स में उठता बैठता हूँ, तो मुझे पता है कि सत्यपाल सिंह जी अपने आप में एक वो शुरुआत है जो स्पोर्ट्स में अभी तक नहीं थी उस वक्त तक। आई थिंक 1974। मेरा ये मानना है कि अगर आप समाज को देख के, देश को देख के, इनसे ऊपर कुछ नहीं होता। आपके पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने समाज को अच्छी शिक्षा देनी है, उसमें से आपने बच्चों को बुरा नशों से बचाना है। तो ये चीज़ें, तो इसका मतलब मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें मिली है। और भाई देश का नाम करना है, देश का नेशनल एंथम बज रहा है, देश का झंडा ऊपर चढ़ रहा है, तो वो एक खुशी होती है। वो एक अलग ही अनुभव है। अनुभव होता है, और उससे आपकी प्रेरणा और बढ़ती है। फिर दूसरा क्या है ना कि कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, जो संस्कार हैं, विचार हैं, तो ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ, अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करता हूँ। और यही मेरा मकसद है कि अब मेरा एक लास्ट वो है, ओलंपिक गोल्ड मेडल। 2028 में इंडिया को एक ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल जाए, क्योंकि सिल्वर, ब्राउन्ज सब मेरे पास। छत्रसाल स्टेडियम से ही आए हो? छत्रसाल स्टेडियम से आए या देश से आए? बिल्कुल। अगर देश से भी आएगा कहीं भी, मैं उस बच्चे के भी पीछे लगूंगा, उसको जाके ट्रेनिंग देंगे, उसके कोच के साथ पीछे लग के। ये नहीं कि हम उसका जो कोच होगा उसको पूरी मदद करेंगे, उसकी ट्रेनिंग की, उसको बताने की भाई ये और कर लो, ये और कर लो। देश का सवाल है वहाँ, बात इसकी नहीं है कि किसी एक आदमी की है, कंट्री का सवाल होता है। जब आप वहाँ जीतते हो तो वहाँ देश की बात है, और मैं तो उस पर गर्व महसूस करता हूँ। बीजिंग में मैं बहुत चिल्ला रहा था जब कुश्ती हो रही थी, फाइनल कुश्ती थी इसकी, सुशील की, तो मैं बहुत चिल्ला रहा था। तो वो रेफरी मेरे पास से रेड कार्ड लेके आ गया कि आप इसके कोच हो। तो मेरे भी दिमाग में आ गई, मैं कहा नहीं, मैं तो इसके चाहने वाला हूँ। बोला नो, मतलब आपने बोलना नहीं है। हाँ, वोटिंग नहीं, लेकिन हाँ, मैं बड़ा चिल्ला रहा था। वो सब चाइनी लोग बैठे थे, इंडियन तो इसमें 5-10 हो गए बस। ठीक है। तो क्या होता है ना, देश के लिए देश भावना होनी चाहिए। और मेरे गुरुजी थे ना, हनुमान जी, उनका भी यही था कि वो देश को सबसे ऊपर मानते थे। वो यही कहते थे कि बेटे देश हम सुरक्षित हैं, तो और इसीलिए वो आर्मी वालों की बहुत इज्जत करते थे। और ज़्यादातर पहलवान आर्मी में थे उस समय। अच्छा। रेलवे की और आर्मी की टीम होती थी, तो उसमें था। सर एक क्वेश्चन और कि अभी तक की कैरियर में जब आपने जब कुश्ती लड़ी, शुरुआत से लेके जब तक आपकी लास्ट कुश्ती थी, सबसे दमदार योद्धा की जिसके साथ आप लड़ाई यानी कि कुश्ती लड़ रहे हैं, सबसे दमदार कौन लगा, यानी जो याद रहा हो कि हाँ नहीं ये बंदा? नहीं, उसमें महेंद्र जी ऐसा है कि कुश्ती तो जो भी होती है, जो मुकाबले में आ गया तो सभी होती है, लेकिन जो मेरी सबसे यादगार कुश्ती थी वो 1982 एशियाड की फाइनल थी, मंगोलिया के गंगटोक से। वो कुश्ती थी क्योंकि उसने ना ग्रुप में ईरान को चित किया था 1 मिनट में, और वो उस समय 81 का वर्ल्ड चैम्पियन था। और वो मतलब, और जब उसकी ओपनिंग थी एशियन गेम की,
तो वो राजा बन के आया था, अपनी टीम पूरे मंगोलिया को लीड कर रहा था। और उसके पीछे 20 फुट का कपड़ा था सफ़ेद, जो पीछे खिलाड़ी लेकर चल रहे थे। तो वो एक मेरे दिमाग में पहले से ही था, और वो मेरी फाइनल कुश्ती थी। और उसको जो हराया मैंने जितने दिमाग से, कि मैं उसके बाद में मंगोलिया की टीम, अब भी मंगोलियन कोई पहलवान आते हैं ना यहाँ, तो वो आते ही मुझे पूछते हैं कि भाई वो मिस्टर सतपाल कौन है। तो ये चीज़ें थी, वो एक यादगार। बाकी तो जितनी कुश्ती खेलते हो वो सब अच्छी होती है, यादगार रहती हैं। जी पूर्वी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपके टाइम पे जब आप प्रैक्टिस करते थे, सब चीज़ें थी, अब के जो युवा हैं, जो आज के बच्चे, उनमें आपको कमी क्या लगती है एज़ कम्पेयर टू योर टाइम? हाँ नहीं, बिल्कुल कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो क्या है ना, चेंज हो गया सब। अब जैसे अब आजकल जो बच्चे जो डाइट लेते हैं, तो उनकी डाइट चेंज होगी। वो हमारे टाइम पे क्या था ना, घी, दूध, बादाम, वो चीज़ें उसको हजम करने के लिए इतना पसीना बहाते थे। अभी आजकल क्या है ना, फास्ट होगी कुश्ती, आपको एक ही दिन में 5 कुश्ती लड़नी पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। लेकिन अभी जो एक चीज़ है, जो आज के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई मेहनत से जी चुराते हैं, वो अच्छी मेहनत करते हैं। और जब ओलंपिक मेडल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो अच्छी मेहनत करते हैं। मेरे जो पास जो शिष्य हैं, वो सब उनमें से 2-4 बच्चों को छोड़ के, नहीं तो सब कोई भी ऐसा नहीं है जो मेहनत से जी चुराता है। सब डेडिकेटेड है। जी बिल्कुल, उनके नहीं, वो टारगेट उनके अंदर भरते हैं ना। जब उनकी क्लास लेते हैं, उनको बताते हैं, बोलते हैं कि भाई जब हम जीत सकते हैं, हमारे टाइम तो वो सुविधाएं नहीं थी, तुम क्यों नहीं जीत सकते। तो ये चीज़ें उनके अंदर जज्बा पैदा करते हैं। कौन सी उम्र से बच्चे को कुश्ती लड़ लेनी चाहिए? जैसे अगर आज मान लीजिए कि पूर्वी का ही मन करता है कि भाई मुझे कुश्ती में जाना है, तो क्या ये कैपेबल है जाने के लिए, लड़ने के लिए? नहीं, देखो क्या है ना, अभी जो लास्ट बता रहे थे, एक ओलंपिक में एक 40 साल का पहलवान था रसियन, उसने 4था गोल्ड मेडल जीता था। तो वो बात तो वहाँ चली गई। स्टार्ट करने की बात है तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने 11 साल में शुरू करी थी। तो 11-12 साल एग्जैक्ट एज है, 11-12 साल में बच्चे को शुरू करवा दो, क्योंकि आप उसको डाल सकते हो, उसको हर चीज़ में डाल सकते हो। पाल जी, आप अपना स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारियाँ हमारे साथ साझा भी की। बहुत बेहतरीन समय मिला, और मुझे लगता है कि जो इस पूरी चर्चा को जिन भी बच्चों ने देखा होगा, सुना होगा, और जिनका एक सपना होगा रेसलिंग के अंदर में भविष्य बनाने का, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी चली होंगी। और निश्चित तौर के ऊपर पे कि चैंपियन पैदा नहीं होते, उनको मिट्टी गढ़ती है। और मिट्टी के अंदर आपको जब तक आप तपोगे नहीं, तब तक आप निखरोगे नहीं। गुरु उसको पूरा नहीं तपाएगा, बिल्कुल, तो जब तक वो नहीं है। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।